पार्ट 2 अब आगे। राहत आक्रोश को गुस्से से उंगली दिखाकर बोलती, अपनी हद में रहना वरना हमने अपनी हद पार की तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये बोलकर वो बाहर निकल गई। मयंक भी उसके पीछे पीछे भाग गया। सुशांत आक्रोश को देखकर टैडी मुस्कान देकर बोला, डॉक्टर आक्रोश सिंह राणा एक लड़की से हार गए तू। ये बोलकर वो अपने ग्रुप के साथ वहां से निकल गया। अर्धमान आक्रोश को देखकर बोला, डॉक्टर आक्रोश सिंह राणा तुम्हारे गुरूर और घमंड को तोड़ने वाली आ गई है, संभल कर। ये बोलकर वो भी निकल गया। आक्रोश उसकी पिठ को गुस्से से घूरता रह गया। रोहित उसे देखकर बोला, अक्की। आक्रोश ने गुस्से से उसे देखा तो वो दूर हो गया, क्योंकि चाहे वो उसके दोस्त ही क्यों न हो, उसके गुस्से से सबको डर लगता था। आक्रोश ने गुस्से से वहां की टेबल पर जोर से लात मारी। उससे कंट्रोल नहीं हो रहा कि किसी ने उसे बराबर की टक्कर दी, वो भी एक लड़की ने जो उसके पीछे पागल थी। लेकिन अचानक से उसे क्या हो गया, आक्रोश से ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो और आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। उसने गुस्से से वहां की टेबल तोड़ने लगा, जिससे उस कैंटीन में आवाजें गूंजने लगी। वही उसका गुस्सा देखकर वहां खड़े बाकी स्टूडेंट धीरे धीरे खिसकने लगे। अब वहां पर सिर्फ रोहित, अंशुमन, कशिश, कीर्ति और काव्या मौजूद थे। बाकी सब थोड़े डरे हुए थे, लेकिन काव्या ज्यादा डर रही थी, इसलिए कीर्ति ने उसे भी भेज दिया और वो चली गई। आक्रोश राहत को गुस्सा कैंटीन की बेजान चीजों पर निकाल रहा था, जिसे देखकर अंशुमन उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अक्की शांत हो जा। आक्रोश गुस्से से उसे धक्का देकर बोला, ऐसे कैसे शांत हो जाओ, उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई, उसने मुझ पर आक्रोश सिंह राणा पर हाथ उठाया, उसकी औकात क्या है। अंशुमन को अपनी बहन के बारे में ये सब सुनकर बुरा लगा, इसलिए वो उसे रोकते हुए बोला, अक्की देख जो हुआ उसे भूल जा। रोहित बोला, ऐसे कैसे भूल जा, उस लड़की ने कितनी बदतमीजी की। कीर्ति अंशुमन को देखती हुई बोली, अंशु तुम्हें क्या हो गया जो तुम उसकी साइड ले रहे हो, उस लड़की ने मुझे धक्का दिया, ऊपर से आक्रोश से लड़ाई भी की। वो उसे पसंद करती थी, इसलिए उसे उसकी साइड लेना पसंद नहीं आया था। अंशुमन उन दोनों को देखकर बोला, लेकिन गलती हम सब की है, जानबूझकर बात को बढ़ाया है, उसके पैर अड़ गया इसलिए उसके हाथ से सारा खाना गिर गया। रोहित ये सुनकर बोला, तू कहना क्या चाहता है, गलती हमारी है। कशिश ये सुनकर बोली, मुझे तो ये समझ नहीं आता तू उस लड़की की हर बार साइड क्यों लेता है। हाँ वो राहत के सामने नहीं, लेकिन पीठ पीछे हमेशा इन लोगों को बात आगे बढ़ाने से रोकता था। अंशुमन बोला, मैं सही और गलत बता रहा हूँ, बाकी जो तुम्हें करना है तुम लोग करो और जो मुझे करना होगा वो मैं करूँगा। ये बोलकर वो वहां से निकल गया। अंशुमन का रिएक्शन देखकर सबको थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि इस बार वो उसकी कुछ ज्यादा ही साइड ले रहा था। ये बात कीर्ति को हजम नहीं हुई, उसे गुस्सा आया। कीर्ति गुस्से से बोली, तो उसने जो किया है उसकी सजा उसे नहीं मिलेगी क्या, हम उस लड़की को छोड़ देंगे। आक्रोश जो शांति से सब सुन रहा था वो गुस्से से दांत पिसते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, उस लड़की को ऐसी सजा मिलेगी कि उसकी रूह भी कौंप जाएगी। ये बोलकर वो भी निकल गया। रोहित कीर्ति के कंधे पर हाथ रख कर बोला, गुस्सा ठंडा रख, अंशु सॉफ्ट दिल का है, इसलिए उस लड़की पर तरस आ गया होगा, क्योंकि वो आक्रोश की सजा से वाकिफ है। कीर्ति ने हाँ में सर हिला दिया, फिर वो तीनों भी वहां से निकल गए। दूसरी तरफ राहत बड़बड़ करती कर्टन से निकली, गधा कहीं का समझता क्या है, मुझ पर हाथ उठाया, अगर हमारा बस चलता तो उसका सर फोड़ देते। उसे उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। राहत गुस्से से बोली, अगर दोबारा इसने या इसकी गैंग ने कुछ भी किया तो छोड़ेगी नहीं। उसने गुस्से से अपने बैग से चॉकलेट निकाल कर खाने लगी, तभी मयंक वहां आया और बोला, इतनी जल्दी इतनी आगे बढ़ गई, पागल कहीं की। राहत गुस्से से उसे देखती है तो वो बोलता है, अच्छा बाबा सॉरी, लेकिन ये बताओ ये अंदर चमत्कार कैसे हुआ। राहत कंफ्यूजन से बोली, अंदर जादू हुआ, लेकिन हमें क्यों नहीं दिखा। मयंक उसे देखकर बोला, पागल मैं ये कह रहा कि तुम जिसकी दीवानी थी आज उससे ऐसा बर्ताव समझ नहीं आया। राहत ने उसे देखा, वो उसे असलियत तो बता नहीं सकती थी, इसलिए वो बोली, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद हमें समझ आ गया कि सेल्फ रेस्पेक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, वैसे भी वो बड़ा गंदा और बदतमीज है। मयंक को अब उसकी बात पर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसने कैंटीन में बहुत बड़ा ड्रामा देख लिया था, इसलिए उसने हाँ में सर हिला दिया और बोला, अंदर जो भी किया ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखना कि तुम उनसे दूर ही रहो। उसे अपनी दोस्त की फिक्र थी। राहत ये सुनकर बोली, उस गंदे इंसान के पास जाना भी कौन चाहता है, गुस्से से, लेकिन अगर वो राहत की राह में आया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मयंक ने हाँ में सर हिला दिया और बोला, ठीक है अब चलो, क्लास में आज के लिए बहुत ड्रामा हो गया। राहत ने हाँ में सर हिला दिया और दोनों क्लास की तरफ चले गए। अब आगे मयंक ने हाँ में सर हिला दिया और बोला, ठीक है अब चलो, क्लास में आज के लिए बहुत ड्रामा हो गया। राहत ने हाँ में सर हिला दिया और दोनों क्लास की तरफ चले गए। आज का दिन ऐसा ही बीत गया।
राहत घर आई और थोड़ी देर आराम कर कर उसकी शैतानियां शुरू हो गई, जिससे घर में रौनक थी। वही जब रात को उसके डेरा आए तो उसने आज जो भी हुआ वो उन्हें बताया। वही उन सबको शौक लगा कि राहत ऐसा भी कर सकती है, लेकिन अंशुमन के कन्फर्म करने वाले इशारे को देखकर यकीन हो गया कि ये सब सच है। वही उन्हें खुशी थी कि राहत अब बदल रही है, लेकिन उन्हें डर भी था कि आक्रोश गुस्से में उसे हट ना कर दे, इसलिए उन्होंने उसकी सेफ्टी के लिए कई सारे गार्ड को छुपकर उसका ध्यान देने के लिए पीछे लगा दिया। अगले दिन राहत अपनी मस्ती में कॉलेज आई थी। वो मयंक को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे नहीं दिखा और कल के मैटर की वजह से वो उसका नंबर लेना भी भूल गई थी। वही सब स्टूडेंट की नज़र उस पर ही थी। आखिर कल के बाद कौन उसका नाम भूल सकता है, लेकिन राहत को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। राहत अपनी क्लास की तरफ चली गई कि मयंक वही होगा, और वो वही था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसके पीछे की बेंच पर गई जहाँ पर कोई बैठा था, उसे देखकर राहत खुश हो गई, क्योंकि वो और कोई नहीं लैला थी जो कि इंसानी अवतार में थी। राहत खुशी से उसकी तरफ बढ़ गई और बोली, लैला। वही अपना नाम सुनकर लैला ने भी सर उठाकर देखा। राहत को देखकर वो भी खुश हो गई और वो जल्दी से उसके गले लग गई। मयंक उन दोनों को देखकर बोला, राहत क्या तुम इसे जानती हो? राहत हाँ में गर्दन हिलाकर बोली, हाँ ये हमारी दोस्त लैला है। लैला की तरफ देखकर बोली, और लैला ये भी हमारा दोस्त मयंक है। लैला और मयंक में भी दोस्ती हो गई। उसके बाद तीनों अपनी सीट पर बैठ गए और थोड़ी बात की। तब तक प्रोफेसर सुमन भी आ गई थी। उसने पढ़ाना शुरू किया, सबका ध्यान वही था। तभी एक पियून आया और बोला, मिस राहत मेहरा को प्रिंसिपल ने केबिन में बुलाया है। सब ये सुनकर समझ गए कि जरूरत कल की वजह से राहत को बुलाया है, अब पता नहीं क्या होगा। वही राहत वो बिंदास अपनी सीट से उठी और मयंक और लैला को देखकर शरारती अंदाज में बोली, आप दोनों पढ़ो, तब तक हम प्रिंसिपल से मिलकर आते हैं। मयंक और लैला धीमी आवाज में बोले, कोई शैतानी नहीं। दोनों दोस्त उसकी हरकत से वाकिफ हो गए थे। राहत ने हाँ में सर हिला दिया। प्रोफेसर सुमन उसे बातें करते देखकर गुस्से से बोली, बातें बाद में करना, अभी जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। राहत मुंह बनाकर उस प्रोफेसर को घूरती है और क्लास से बाहर चली जाती है। वो पियून वही खड़ा था। राहत उसे देखकर बोली, ये उस प्रिंसिपल ने क्यों बुलाया होगा? पियून उसे देखकर बोला, मुझे क्या पता। राहत उसे देखकर मुंह बनाकर बोली, किसी काम के नहीं हो? एक पियून ये सुनकर घूर कर बोला, ये राजू बड़े काम की चीज है मैडम जी। राहत उसे देखकर बोली, तो राजू कोई काम की खबर बताओ। राजू जो पियून था और नीची जाति से आता था, इसलिए कोई भी उससे ढंग से बात नहीं करता, लेकिन राहत उसके साथ बड़े मजे से बातें कर रही थी। ये देखकर उसे भी अच्छा लगा, इसलिए वो बोला, अरे काम की खबर तो सुनो, उस टकले प्रिंसिपल ने तुमको इसलिए बुलाया है क्योंकि कल जो कॉलेज में तुमने लड़ाई की थी उसी की कंप्लेन हुई है। राहत ये सुनकर उसे घूरती हुई बोली, तो पहले क्यों नहीं बताया? राजू दांत दिखाते हुए बोला, पहले झूठ बोला, मुझे लगा कि आओ भी बाकी लोगों की तरह ही होंगी। राहत ये सुनकर बोली, राजी भैया हम बाकी लोगों के जैसे तो बिल्कुल नहीं है और ये घमंडी लोगों जैसे तो बिल्कुल नहीं। राजू बोला, वो तो समझ गए। राहत उसे देखकर बोली, लेकिन राजू भैया कौन सी लड़ाई के लिए बुलाया है ये पता है क्या? राजू बोला, नहीं दीदी वो तो नहीं पता। राहत ये सुनकर बोली, ठीक है छोड़ो, ये बताओ कि ये उस प्रिंसिपल का ऑफिस किधर है? राजू ने उसे प्रिंसिपल के ऑफिस का रास्ता बता दिया, जिसके बाद राहत उस तरफ चली गई और राजू अपना काम करने चला गया। राहत ने इधर उधर देखा, उसे स्टूडेंट देख ही नहीं रहे थे, मतलब सब अपनी वलास में थे। यहाँ का एक रूल था कि कोई भी स्टूडेंट फालतू ऐसे नहीं घूम सकता, लेकिन ब्रेक में चाहे वो कुछ भी करे उससे मतलब नहीं था। राहत अपनी धुन में उछलते कूदते आगे बढ़ रही थी, इसलिए उसका ध्यान सामने नहीं गया और वो एक शख्स से टकरा गई और गिरने को हुई। इस डर से उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं है तो उसने आंखें खोलकर देखा कि वो इस समय आक्रोश की बाहों में थी, उसी ने उसे पकड़ कर रखा था। राहत ये देखकर बुरा सा मुंह बनाकर बोली, है ऊपर वाले किसकी शक्ल दिखा दी, अब तो पूरा दिन खराब है। आक्रोश जो उसके बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन समझ गया कि जरूर वो उसे ही कोस रही होंगी, इसलिए उसने उसे नीचे छोड़ दिया, जिससे राहत जमीन पर गिर पड़ी और उसे चोट लग गई, जिससे उसकी आह निकल गई। राहत अपनी कमर से हिलाते हुए गुस्से से बोली, यूं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें नीचे गिराने की? आक्रोश उसके मुंह से आपने लिए ये अजीब सा नाम सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसे आपने कदमों में गिरा देख मर गुस्से से बोला, तुम्हारी औकात यही है कि तुम मेरे कदमों में गिरी रहो। ये बोलकर वो आगे बढ़ना लगा। राहत को उसकी बात सुनकर शदीद गुस्सा आया कि इस शख्स की हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। उसने उसे गुस्से से जाते देखा और घूमकर आपने दोनों पैर अड़ा दिया। अचानक हुई इस घटना से आक्रोश भी संभल नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा, जिसे देखकर राहत आपने हाथ झाड़ते हुए खड़ी हुई और आक्रोश को नीचे गिरे हुए देखकर बोली, वाह क्या सिन है डॉक्टर आक्रोश सिंह राणा, हमारे कदमों में पड़े हैं।
आक्रोश ने राहत को देखा जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। उसे उसकी हरकत पर तो गुस्सा आया हुआ ही था, लेकिन उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करना, चेहरे की चमक, होठों की मुस्कान देखकर हद से ज्यादा गुस्सा आया। वो एक झटके में खड़ा हुआ। अब आगे राहत को उसकी बात सुनकर शदीद गुस्सा आया कि इस शख्स की हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। उसने उसे गुस्से से जाते देखा और घूमकर आपने दोनों पैर अड़ा दिया। अचानक हुई इस घटना से आक्रोश भी संभल नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा, जिसे देखकर राहत आपने हाथ झाड़ते हुए खड़ी हुई और आक्रोश को नीचे गिरे हुए देखकर बोली, वाह क्या सिन है डॉक्टर आक्रोश सिंह राणा, हमारे कदमों में पड़े हैं। आक्रोश ने राहत को देखा जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। उसे उसकी हरकत पर तो गुस्सा आया हुआ ही था, लेकिन उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करना, चेहरे की चमक, होठों की मुस्कान देखकर हद से ज्यादा गुस्सा आया। वो एक झटके में खड़ा हुआ। राहत ये देखकर हड़बड़ा गई। आक्रोश ने गुस्से से उसे दीवार से लगा दिया। आक्रोश गुस्से से घूरते हुए राहत को देख रहा था जो दीवार और उसके हाथों के बीच उसके आगोश में कैद थी। आक्रोश गुस्से से घूरते हुए सर्द आवाज में बोला, हाउ डेयर यू। राहत भी उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, जैसे आपने हमारे साथ किया वैसा हमने आपके साथ किया। वो कहावत तो सुनी होंगी ना, जैसे को तैसा। आक्रोश को उसकी बात सुनकर और गुस्सा आया। वो उसके और करीब हो गया और उस पर झुकते हुए बोला, माफी मांगो। राहत ये सुनकर चौंकी और बोली, ओ हेलो, ऐसा भी क्या कर दिया हमने जो हम आपसे माफी मांगे। आक्रोश ये सुनकर गुस्से से बोला, माफी नहीं मांगोगी। राहत अकड़ के साथ बोली, बिल्कुल भी नहीं। आक्रोश को उसकी अकड़, एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो वो सर्द आवाज में बोला, तो फिर खड़ी रहो ऐसे ही। उसने अपने शरीर को उसकी तरफ और झुका दिया, जिससे आक्रोश का भार राहत के ऊपर आ गया। राहत ये देखकर उसे दूर करते हुए बोली, क्या कर रहे हो, आपने हाथी जैसे शरीर के नीचे दबा कर मारना चाहते हो क्या। उसके बोलने से भी राहत को कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं आक्रोश जब उससे बदला लेने पर उतारू था, उसे भी इस करीबी से कोई फर्क नहीं पड़ा था। राहत उसे दूर न हटते देखकर मन में बोली, राहत जल्दी कुछ सोच वरना ये तुम्हें दबा देगा। अचानक उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने जल्द ही उसे एक प्यारी सी मुस्कान में तब्दील कर दिया और अपनी एक उंगली अदा से उसके सीने पर फेरने लगी। आक्रोश उसकी इस हरकत से चौंका और बोला, ए लड़की ये क्या कर रही हो। पहली बार वो हैरान हुआ था। राहत उसका ऐसा रिएक्शन देखकर उसे और परेशान करती हुई अपनी मीठी सी आवाज में बोली, प्यार। आक्रोश को यकीन नहीं हुआ कि इस लड़की ने जो कहा वो क्या था। आक्रोश उसे देखकर गुस्से से बोला, बकवास बंद करो। राहत उसे देखकर अपनी उंगली उसके सीने पर गोल गोल घूमने लगी और बोली, आप कितने हैंडसम हो, बस दिल करता है आपको देखती जाओ। आपका ये हैंडसम चेहरा, उस पर ये गुस्सा, उफ क्या लगते हो आप, हम तो अपना दिल हार बैठे हैं। आई लव यू दिल। आक्रोश ये सुनकर एकदम से बोला, व्हाट। इस चक्कर में उसकी पकड़ राहत पर से छूट गई थी, जिसका फायदा उठाकर राहत जल्दी से उससे दूर हो गई और उसे गुस्से से घूरती हुई बोली, कैसा लगा मेरा मजाक। आक्रोश को अब समझ आया कि उसकी पकड़ से छूटने के लिए ये लड़की सब ड्रामा कर रही थी। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, जिसे देखकर राहत उसे हाथ दिखाकर बोली, रुको, अगर एक और कदम हमारी तरफ बढ़ाया ना तो अभी तो सिर्फ इजहार किया था, अगली बार से था आपकी इज्जत लूट लेंगे, दूर रहना हमसे पागल इंसान, आपकी वजह से लेट हो गए। ये बोलकर वो भागते हुए वहां से निकल गई। आक्रोश जो उसकी बात सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया था, उसने गुस्से से दीवार पर हाथ दे मारा, जिससे दीवार में क्रैक आ गया। आक्रोश की आंखें अब गुस्से से लाल से काली होकर रंग बदलने लगी और देखते ही देखते धुएं में तब्दील होने लगी। ये देखकर आक्रोश ने आंखें बंद की और गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली तो वो नॉर्मल थी। ये देखकर आक्रोश गुस्से से बोला, जल्द से जल्द मास्टर को यहाँ आना पड़ेगा, मैं इस लड़की को नहीं झोल सकता। ये बोलकर उसने अपनी कमर से हिलाते हुए आगे बढ़ गया। वही उसके जाते ही वहाँ एक साया आया और उसने आक्रोश के जरिए तोड़ी गई दीवार को सही कर दिया और फिर गायब हो गया। दूसरी तरफ राहत भागते हुए सीधे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आकर रुकी। उसने गहरी गहरी सांस ली और डोर पर नोक किया तो अंदर से प्रिंसिपल की आवाज आई, कम इन। राहत ये सुनकर अंदर चली गई, जहां पर एक उम्रदराज इंसान बैठा हुआ था। उसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये प्रिंसिपल था जो जब देखो तब राहत की छोटी छोटी हरकतों पर उसे सस्पेंड करने की और उसे कॉलेज से निकालने की धमकी देता रहता था, क्योंकि उसकी बेटी भी इसी कॉलेज में थी और वो आक्रोश को पसंद करती थी, लेकिन राहत के पागलपन की वजह से उसके करीब नहीं जा सकती थी। प्रिंसिपल उसे देखते ही गुस्से से बोला, लड़की तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। राहत ये सुनकर उन्हें देखकर बोली, सर हमारा नाम राहत मेहरा है, तो आप वो ही बुलाए तो बेहतर होगा, और हमें यहाँ क्यों बुलाया है। प्रिंसिपल उसकी ऐसी बोली सुनकर चौंका, क्योंकि वो जब भी उसकी इंसल्ट करता था वो चुपचाप सब सह जाती थी, क्योंकि उसे इस कॉलेज से रस्टिकेट नहीं होना था। प्रिंसिपल उसे गुस्से से घूरते हुए बोला,
मुझे लगा तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओगी, लेकिन नहीं, तुम तो बदतमीज ही हो। आते ही कॉलेज में लड़ाइयाँ शुरू कर दी। अब तुम्हें सस्पेंड करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब आगे। राहत ये सुनकर उन्हें देखकर बोली, सर हमारा नाम राहत मेहरा है, तो आप वो ही बुलाए तो बेहतर होगा, और हमें यहाँ क्यों बुलाया है? प्रिंसिपल उसकी ऐसी बोली सुनकर चौंका, क्योंकि वो जब भी उसकी इंसल्ट करता था वो चुपचाप सब सह जाती थी, क्योंकि उसे इस कॉलेज से रस्टिकेट नहीं होना था। प्रिंसिपल गुस्से से बोला, बदतमीज लड़की, ना कोई स्टेटस है ना कोई वजूद, लेकिन फिर भी इतना एटीट्यूड। राहत ये सुनकर उन्हें घूरते हुए बोली, आपको हमारे घर रिश्ता लेकर आना है क्या, जो हमारे स्टेटस में इंटरेस्ट ले रहे हो? प्रिंसिपल को ये सुनकर गुस्सा आया। वो बोले, कभी खुद को देखा है बदतमीज लड़की? राहत उन्हें देखकर तिरछी मुस्कान देकर बोली, हाँ पता है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। प्रिंसिपल उसे घूरते हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी, और तुम बदतमीज लड़की, कल कॉलेज आते ही तुमने यहाँ के सीनियर को पिटा। जब कल मयंक की रैगिंग हो रही थी तो राहत ने उन सबको पिटा था ना? राहत ये सुनकर बोली, हाँ पिटा था। उन लोगों ने हमारे फ्रेंड की और बाकी स्टूडेंट की रैगिंग की। जब हमने मना किया तो उन्होंने हम पर हाथ उठाया, तो बदले में हमारा हाथ भी उठ गया। प्रिंसिपल उसके एटीट्यूड को देखकर हैरान था कि जिस लड़की की नजरें नहीं उठती थी आज वो आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है। आखिर इन कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ जो ये इतना बदल गई? प्रिंसिपल उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, मुझे लगा था तुम अपनी हरकतें सुधार लोगी, लेकिन तुम बदतमीज लड़की, तुम में अब भी अक्ल नहीं आई। तुम चुपचाप उन सब स्टूडेंट से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें इस कॉलेज से रास्टिकेट कर दूंगा। वो इसकी इंसल्ट करने से कभी हो चूकते थे। राहत ये सुनकर आराम से वहां रखी खाली चेयर पर बैठ गई। उसे बैठते देखकर प्रिंसिपल चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बिना परमिशन के यहाँ पर बैठो, अभी इसी वक्त खड़ी हो? उन्हें उसका ये बेबाक अंदाज अपनी इंसल्ट लग रहा था। राहत उन्हें देखकर सर्द लहजे में बोली, आवाज नीचे। प्रिंसिपल, हमें किसी की तेज आवाज बर्दाश्त नहीं होती। प्रिंसिपल भी एक बार तो उसकी सर्द आवाज सुनकर डर गया, जिसे देखकर राहत के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गई। नोक 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 की आवाज आई, जिसे देखकर राहत तो आराम से बैठी रही, लेकिन प्रिंसिपल ने अपना पसीना पोंछा और बोले, कम इन। इसी के साथ एक ग्रुप अंदर आया। ये वही ग्रुप था जिनकी राहत ने पिटाई की थी। राहत उन सबको देखकर मुंह बनाकर मन में बोली, ओह, तो इन गधे गांधियों ने हमारी कंप्लेन की है। इस ग्रुप में 5 लोग थे, 2 लड़के रोकी और मोंटी, और 3 लड़कियां स्वाति, सेली, रिंकिता और स्वाति प्रिंसिपल की बेटी थी। प्रिंसिपल ने उन्हें अंदर बुलाया और बोले, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सेली बोली, वो सर, हमने इस लड़की के खिलाफ कंप्लेन लिखवाई थी। हम जानना चाहते हैं कि क्या इस लड़की को पनिशमेंट मिलेगी। राहत ने उसे घूर कर देखा। वही प्रिंसिपल बोला, तुम लोग क्लास में जाओ, मैं इस लड़की को मैं देख लूंगा। वही वो जो तमाशा देखने आए थे, लेकिन प्रिंसिपल ने उन्हें बाहर भेज दिया और उन्हें मजबूरन जाना भी पड़ा। वही प्रिंसिपल उन्हें भेजता भी नहीं, लेकिन आज राहत का बदला बिहेवियर देखकर उन्होंने उसे भेजना ही सही समझा। प्रिंसिपल उनके जाने के बाद वापस अपनी चेयर पर बैठकर राहत को घूरते हुए बोले, अब तुम देखती जाओ कैसे यहाँ से तुम्हें रास्टिकेट करता हूँ, फिर तुम्हारा करियर खत्म। यहाँ से निकलने के बाद कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। राहत ये देखकर टेढ़ा मुस्कुराए और बोली, ठीक है, कर दो हमें रास्टिकेट, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक फिल्म दिखा देती हूँ। प्रिंसिपल ये सुनकर गुस्से से बोला, मुझे कोई फिल्म नहीं देखनी, तुम्हें तो यहाँ से निकलने से कोई नहीं रोक सकता। राहत उन्हें देखकर बोली, अरे अरे, पहले ये फिल्म देख लीजिए, फिर कोई फैसला बताना। ये बोलकर उसने फोन में वीडियो चलाकर प्रिंसिपल के सामने कर दी। प्रिंसिपल ने जैसे ही वो वीडियो देखी, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उनके चेहरे से पसीने निकलने लगे, क्योंकि उस वीडियो में प्रिंसिपल सर एक स्टूडेंट को किस कर रहे थे। राहत उनके हाव भाव देखकर शैतानी मुस्कान लिए मन में बोली, वाह, रियल राहत क्या वीडियो बनाए हैं। दरअसल ये वीडियो रियल राहत ने अपने फायदे के लिए बनाई थी, ताकि प्रिंसिपल उसे रास्टिकेट करने की धमकी दे तो वो उन्हें ब्लैकमेल कर बच सके, लेकिन उससे पहले ही वो मर गई। लेकिन ये वीडियो इस राहत के काम आ गई। राहत प्रिंसिपल को देखकर बोली, हाँ, तो अब आप मुझे रास्टिकेट करोगे? प्रिंसिपल उसकी बात सुनकर होश में आए और हड़बड़ा कर बोला, ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आई? राहत ये सुनकर उन्हें देख टेढ़ी मुस्कान देकर बोली, फिलहाल तो ये मेरे पास है, लेकिन बहुत जल्द शायद इस पूरे कॉलेज में वायरल कर देंगे और इसका टाइटल रखेंगे प्रिंसिपल की रासलीला। कैसा रहेगा? प्रिंसिपल हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। राहत ये सुनकर बोली, मैं ये जरूर करेगी। भूल गई कि तुमने कैसे मुझे कई बार ब्लैकमेल किया था, अब हमारी बारी।
प्रिंसिपल को अब अफसोस हो रहा था कि उसने ये सब क्यों किया इसके साथ, अब पता नहीं ये क्या करेगी। उसके टेंशन में पसीने आने लगे। उन्हें अपनी इमेज बहुत प्यारी थी क्योंकि इस इमेज की वजह से ही वो इस कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर थे। अगर ये बात गलती से भी बाहर निकल गई कि प्रिंसिपल का अपनी स्टूडेंट के साथ ही नाजायज संबंध है तो उनका करियर तो खत्म होगा सो होगा, लेकिन इस कॉलेज का ट्रस्टी उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा और पता नहीं उसके बाद क्या करेगा। यही सोच सोचकर उनके पसीने निकलने लगे। वो राहत को देखकर बोले, देखो तुम इस वीडियो को डिलीट कर दो, बदले में जो तुम कहोगी मैं वो करूँगा। वो झुकने को भी तैयार थे। राहत ये देखकर शैतानी मुस्कान लिए बोली, ना ना इतनी जल्दी नहीं, अब तो हमारे सारे हिसाब किताब बरोबर होंगे। प्रिंसिपल ने उसे ना मानते देखकर सर पकड़ लिया, जिसे देखकर राहत मजे से वो फोन अपने हाथ में लहराने लगी, जिसे देखकर प्रिंसिपल उससे छीनने के लिए लपका, लेकिन राहत कुर्सी समेत पीछे हो गई, जिससे प्रिंसिपल टेबल के ऊपर पेट के बल गिर पड़ा, जिसे देखकर राहत हंसने लगी और बोली, खुद की तरह बेवकूफ़ समझकर रखा है क्या जो तुम्हारी ये ट्रिक को हम समझ भी ना पाए। प्रिंसिपल बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ और बोला, देखो तुम ये डिलीट कर दो। राहत उसे ऐसे देखकर मुस्कुराए और बोली, ठीक है कर देंगे डिलीट, लेकिन तुम अपने घुटनों के बल बैठकर हमसे माफ़ी मांगो तो हम कुछ सोच सकते हैं। प्रिंसिपल ने भी रियल राहत के साथ यही हरकत की थी, लेकिन वो आक्रोश के प्यार में इतनी पागल थी कि हर बात मानती गई। प्रिंसिपल को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो घुटनों के बल बैठे और बोले, मैं अपनी हरकत की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, बस तुम ये वीडियो डिलीट कर दो, मैं तुम्हें इस कॉलेज से रास्टिकेट भी नहीं करूँगा। राहत उनकी बात सुनकर बोली, हम इस वीडियो को डिलीट तो नहीं करेंगे, और रही बात रास्टिकेट करने की तो वो तुम कभी नहीं कर सकते। प्रिंसिपल उसकी बात सुनकर गुस्से से बोले, लेकिन तुमने कहा था ना कि तुम डिलीट कर दोगी। राहत ये सुनकर मुंह बनाकर बोली, हमने कहा हिम्मत सोचेंगे, लेकिन हमारा मन बदल गया इसलिए कैंसिल कर दिया। अगर अब तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो इसे वायरल करते हमें बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। ये बोलकर वो जाने लगी। उसने जैसे ही गेट खोला वो किसी से टकरा गई, उसके सर में बहुत तेज लगी। वो बोली, आहा ये गेट के बाहर गेट कैसे आ गया। वो अपना सर मसलने लगी, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा तो उसकी आंखों में और गुस्सा उतर आया, क्योंकि उसके सामने आक्रोश गुस्से से खड़ा उसे ही देख रहा था। राहत उसे देखकर बोली, आज का दिन ही खराब है जो फिर से शक्ल देखने को मिली। आक्रोश गुस्से से बोला, यूं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। राहत उसे देखकर गुस्से से बोली, हिम्मत तो बहुत है हम में, लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सर पर चोट लगाने की, इसका हिसाब तो हम लेकर रहेंगे। ये बोलकर उसने अपने पैर से उसके पैर पर मारा और आगे बढ़ गई। आक्रोश के पैर में दर्द हुआ। वो उसे गुस्से से देखते हुए बोला, पता नहीं इसे क्या हो गया, पहले चिपक कर परेशान करती थी और अब पता नहीं कहाँ से प्रकट होकर परेशान करती है, पता नहीं इसको क्या गया है। अब तो जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। वो भी वापस लौट गया क्योंकि राहत ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। प्रिंसिपल जो ये देखकर जल्दी से खड़ा हुआ था, लेकिन उन दोनों का एक दूसरे के प्रति ये बिहेवियर देखकर चौंक ही गया था, क्योंकि ये उसके लिए भी नई बात ही थी। उसने सर झटका, लेकिन उसे राहत का बर्ताव याद आया, जिसे देखकर वो गुस्से से बोले, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इस इंसल्ट का बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। अब आगे। राहत उसे देखकर गुस्से से बोली, हिम्मत तो बहुत है हम में, लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सर पर चोट लगाने की, इसका हिसाब तो हम लेकर रहेंगे। ये बोलकर उसने अपने पैर से उसके पैर पर मारा और आगे बढ़ गई। आक्रोश के पैर में दर्द हुआ। वो उसे गुस्से से देखते हुए बोला, पता नहीं इसे क्या हो गया, पहले चिपक कर परेशान करती थी और अब पता नहीं कहाँ से प्रकट होकर परेशान करती है, पता नहीं इसको क्या गया है। अब तो जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। वो भी वापस लौट गया क्योंकि राहत ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। प्रिंसिपल जो ये देखकर जल्दी से खड़ा हुआ था, लेकिन उन दोनों का एक दूसरे के प्रति ये बिहेवियर देखकर चौंक ही गया था, क्योंकि ये उसके लिए भी नई बात ही थी। उसने सर झटका, लेकिन उसे राहत का बर्ताव याद आया, जिसे देखकर वो गुस्से से बोले, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इस इंसल्ट का बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। राहत वापस अपनी बची हुई क्लास अटेंड करने आ गई। वही सबको लगा था कि उसे कॉलेज से निकाल देंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। लेकिन कैसे, यही सब उनके दिमाग में आ रहा था, लेकिन उन्हें बताने वाला कोई नहीं था। राहत अपनी क्लास अटेंड करने लगी। दूसरी तरफ एक घने जंगल जैसी जगह, जहां पर एक तरफ लाल चांद निकला हुआ था और वही एक तरफ बड़ा सा आग का जैसे दिखने वाला सूरज भी रोशन था। वही इन दोनों में से रोशनी निकलकर नीचे जमीन पर ध्यान मुद्रा में बैठे एक शख्स पर पड़ रही थी। वहीं उस शख्स के शरीर से आग निकल रही थी। उसके आसपास बड़े बड़े चमगादड़ उड़ रहे थे। भेड़िए की रोने की आवाजें आ रही थी। वहां का माहौल बहुत भयानक था, लेकिन वो शख्स अपनी मुद्रा में व्यस्त था। धीरे धीरे चांद और सूरज की रोशनी कम होने लगी और देखते ही देखते उनकी रोशनी पूरी गायब हो गई, जिसके बाद उस शख्स ने धीरे से अपनी आंखें खोली।
उसकी आंखें में आग रोशन थी जिससे वहां उड़ रही चमगादड़ भस्म होकर उनकी राख जमीन पर गिरने लगी। वही उस शख्स ने अपनी पलकें झपकाई जिसके बाद वहां का भयानक वातावरण एक जन्नत जैसी जगह में बदल गया। वो शख्स खड़ा हुआ और उसने कुछ मंत्र पढ़े और वो अपनी जगह से गायब हो गया। दूसरी तरफ आक्रोश आपने खिड़की की बालकनी में खड़ा बड़बड़ कर रहा था, इस आफत से कैसे छुटकारा पाओ, पता नहीं मास्टर कब वापस आएंगे। तभी उसे कुछ अजीब लगने लगा, वहां का माहौल अचानक बदलने लगा जिसे देखकर वो आक्रोश जल्दी से अंदर आया। इसी के साथ उसकी नज़र एक शख्स पर गई जिसने ब्लैक कलर के अजीब से कपड़े पहने थे, उसके बाल लंबे थे जो उसके कंधे पर आ रहे थे, उसकी दाढ़ी भी थी। वो शख्स बहुत हैंडसम था। आक्रोश उसे देखकर वो जल्दी से घुटने के बल बैठकर बोला, मास्टर की जय हो। मास्टर ने जब आक्रोश को ऐसे देखा, उसे खड़े होने का इशारा किया तो वो जल्दी से खड़ा हो गया। आक्रोश खुश होकर बोला, अच्छा हुआ मास्टर आप जल्दी से आ गए, वरना वो मुझे मार डालती। मास्टर ने उसे अपनी सर्द निगाहों से घूर कर देखा जिसे देखकर आक्रोश बोला, मास्टर सच बोल रहा हूँ, वो लड़की जो आपकी दीवानी थी वो आपकी जान की दुश्मन बनी बैठी है। मास्टर ने उसे सर्द निगाहों से घुरा, उसे उसकी दीवानी कहना जरा भी पसंद नहीं आया था। वही ये सुनकर आक्रोश जल्दी से बोला, माफ़ी चाहूँगा मास्टर, लेकिन उस लड़की ने 2 दिनों में मेरा जीना हराम कर दिया है, अगर आप जान जाओगे तो आपको भी गुस्सा आएगा। मास्टर सर्द निगाहों से उसे घूरता हुआ बोला, अनन बकवास बंद करो, अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, निकलो यहाँ से। अनन उर्फ नकली आक्रोश का मुंह बन गया, वो मन ही मन बोला, हूँ इनके जैसे हिटलर के लिए वो पागल ही सही है, जैसे उसने मेरी बैग बजाई ना वैसे ही इनके साथ भी करेगी। उसे खुद के आसपास का माहौल बहुत भयानक होता हुआ महसूस हुआ। उसने नजरें उठाकर सामने देखा तो मास्टर उसे ही गुस्से से घूर रहा था। ये देखकर वो डर गया कि आखिर वो कैसे भूल गया कि उसके मास्टर उसके मन की बात भी सुन सकते हैं। आक्रोश बचने के चक्कर में बोला, मैं चलता हुआ, मुझे बहुत काम है। मास्टर ने गुस्से से घूरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, इसी के साथ उसके हाथ से रोशनी निकली और आक्रोश के शरीर से आग निकलने लगी। जैसे ही मास्टर ने हाथ वापस नीचे किया तो सामने आक्रोश के चेहरे की जगह एक अनजान चेहरा था और उसका पूरा शरीर भी बदला हुआ था, मतलब वो नकली आक्रोश था। नकली आक्रोश अपना चेहरा इतने दिनों बाद देखकर खुश हो गया और बोला, मास्टर की जय हो, आज्ञा दीजिए। मास्टर ने अपने हाथ की 2 उंगलियों से जाने का इशारा किया तो इसी के साथ खुश होते हुए नकली आक्रोश गायब हो गया। मास्टर ने उसके बाद अपनी पलकें झपकाई तो उसका अवतार बदल गया था, मतलब कि अब वो बिल्कुल आक्रोश के जैसे दिख रहा था, या ये कह सकते हैं उसने ही अनन को नकली आक्रोश बनाया था और काम हो जाने के बाद ले लिया था और खुद अपने असलियत अवतार में आ गया था। आक्रोश अपनी बालकनी में आ गया और चांद को देखने लगा जो कि दूर से बहुत सुंदर दिख रहा था, लेकिन उसे देखकर आक्रोश की आंखें आग उगल रही थी। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया था, एक तरफ कॉलेज और एक तरफ हॉस्पिटल, लेकिन इन दोनों की पार्किंग एक थी और यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट को फालतू में भटकने की सख्त मनाही थी। आज हम इस हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल के अंदर एक शख्स हाथ जोड़कर आपने सामने खड़े डॉक्टर को देखकर गिड़गिड़ा कर बुला रहा था, प्लीज डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लो। उसका बेटा जमीन पर दर्द से तड़प रहा था, वही उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। वो एक मामूली मजदूर था, उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। उन्होंने इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत सुना था, इसलिए आपने बेटे की जान बचने की उम्मीद से आए थे, क्योंकि उसके इलाज में बहुत पैसे लगते थे, लेकिन वो देने की उनकी हैसियत नहीं थी। डॉक्टर उसे देखकर अकड़ से बोला, यहाँ पर तुम जैसे फटीचरों का इलाज नहीं किया जाता, निकलो यहाँ से। वो एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, जो विदेश से पढ़ाई कर कुछ महीनों पहले आया था। उसे लगता था कि अमीरों का इलाज किया जाए, चाहे गरीब मर ही क्यों ना जाए। उसे अपनी काबिलियत पर इतना यकीन था कि उसे कोई इस हॉस्पिटल से नहीं निकाल सकता था। आदमी गिड़गिड़ाते हुए बोला, ऐसा मत कहिए साहब, मैं बहुत उम्मीद से यहाँ आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। डॉक्टर बोला, निकलो यहाँ से। गार्ड, वो इन्हें निकालने के लिए गार्ड को पुकारने लगा। वहीं यहाँ पर लोगों की भीड़ तमाशा देख रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक आवाज गुंजी जिससे सबका ध्यान उधर गया। वहां पर भी एक डॉक्टर खड़े थे, वो नर्म दिल के अच्छे इंसान थे। पहला डॉक्टर उसे देखकर बोला, कुछ नहीं, बस ये लोग आपके औकात से बाहर की चीज हासिल करना चाहते हैं, इसलिए उसे औकात दिखा रहा हूँ। दूसरे डॉक्टर उसकी ऐसी लैंग्वेज और उस आदमी और उसके दर्द से तड़पते हुए बेटे को देखकर बोले, वार्ड बॉय। इसी के साथ 2 वार्ड बॉय वहां पर आए, जिसे देखकर वो बोले, पेशेंट को वार्ड में लेकर जाओ, मैं आ रहा हूँ। पहला डॉक्टर ये सुनकर चौंक गया। वो बोला, ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसे लोग? दूसरा डॉक्टर चिल्लाकर बोला, आवाज नीचे बहुत कर ली, बदतमीजी तुमने अगर अब और कुछ भी कहा तो इस हॉस्पिटल से निकलवाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। पहला डॉक्टर को गुस्सा आया, क्योंकि ये डॉक्टर खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, जो हर शख्स तकलीफ समझते थे। उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर ये मुकाम हासिल किया था। पहला डॉक्टर बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे ऐसे बात करो।
दूसरा डॉक्टर उसे घूरता हुआ बोला, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम एक जानवर हो, जानवर जो इंसान की तकलीफ नहीं समझता। अब अपनी बकवास बंद करो। यहाँ क्या हो रहा है? एक सर्द आवाज गूंजी। अब आगे लोन विल बी वर्स देन मी। इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। हॉस्पिटल काल्पनिक नाम। पहला डॉक्टर को गुस्सा आया क्योंकि ये डॉक्टर खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे जो हर शख्स तकलीफ समझते थे। उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर ये मुकाम हासिल किया था। पहला डॉक्टर बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे ऐसे बात करो। दूसरा डॉक्टर उसे घूरता हुआ बोला, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम एक जानवर हो, जानवर जो इंसान की तकलीफ नहीं समझता। अब अपनी बकवास बंद करो। यहाँ क्या हो रहा है? एक सर्द आवाज गूंजी। सबका ध्यान उधर गया जहाँ पर डॉक्टर का फाइव आ रहे थे। उन्हें देखकर पहला डॉक्टर थोड़ा सा डर गया, लेकिन जब उसे खुद की पोजीशन याद आई तो घमंड भी महसूस हुआ। डॉक्टर फाइव की टीम आगे आई। वही आक्रोश गुस्से से चारों तरफ नजर दौड़ा रहा था। तभी उसकी नज़र वहां जमीन पर बेहोशी की हालत में लेटे एक छोटी उम्र के लड़के पर गई जिसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था। उसके चेहरे पर बेहिसाब दर्द झलक रहा। ये देखकर आक्रोश को बहुत गुस्सा आया। वो अपनी तेज आवाज में बोला, वार्ड बॉय। इसी के साथ वहां पर 2 वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर आ गए। आक्रोश सर्द मगर गुस्से वाली आवाज में बोला, पेशेंट को वार्ड में ले जाओ। वार्ड बॉय ने उसकी बात सुनकर उस लड़के को जल्दी से स्ट्रेचर पर लेटाया और वहां से लेकर अंदर जाने लगे। उस लड़के के माता पिता दोनों आक्रोश के कदम को छूते हुए बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। आक्रोश छत से पीछे हो गया क्योंकि वो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता था और उसे ऊपर से किसी का टच बर्दाश्त भी नहीं होता था। वहीं उस लड़के के माता पिता भी अपने बेटे को जहां लेकर गए थे वहां चले गए। उस पहले डॉक्टर की बोलने की हिम्मत आक्रोश के सामने नहीं हुई थी। वहीं वो कुछ बोलने का हुआ कि आक्रोश उसे देखकर सर्द मगर गुस्से वाली आवाज में बोला, यू आर फायर्ड। ये बोलकर वो आगे बढ़ गया। वहीं उसके पीछे उसकी टीम भी चली गई। वो पहला डॉक्टर अभी भी सदमे में खड़ा था कि ये क्या हो गया। अगर उसे यहाँ से निकाल दिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आखिर उसने ऐसी भी क्या गलती कर दी? उसने तो बस गरीबों की मदद करने से मना किया था। दूसरा डॉक्टर उसे देखकर बोला, आक्रोश सर, चाहे कितने भी कूल हो लेकिन पेशेंट की जिंदगी के साथ ना तो खुद खेलते हैं ना खेलने देते हैं। ये बोलकर वो भी चला गया। पहला डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर की बात सुनकर समझ आया कि वो क्या कर रहा था। यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो आक्रोश से माफी मांगने उसके पीछे जाने लगा, लेकिन 2 गार्ड आए और उसे उठाकर लेकर चले गए। वही जो भीड़ तमाशा देख रही थी वो छटने लगी और थोड़ी देर में ही यहाँ का माहौल वापस नॉर्मल हो गया। इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कॉलेज काल्पनिक नाम। स्टूडेंट से क्लास भरी हुई थी। वही प्रोफेसर सामने लगे बोर्ड पर स्टूडेंट को कुछ समझा रही थी। लास्ट से सेकंड बेंच पर मयंक और लैला बैठे हुए थे। उन दोनों का ध्यान सामने प्रोफेसर की बातों में था। वही इन सब से उलट हमारी राहत सबसे लास्ट बेंच पर सर टिकाकर आराम से सो रही थी, क्योंकि ये वो ही सब है जो उसने अपनी पहली जिंदगी में पढ़ा था। उसने खुद ने एक प्रोफेसर की भूमिका भी निभाई थी। वो यहाँ के सभी प्रोफेसर से ज्यादा काबिल थी, इसलिए उसने सोचा थोड़ा सो लिया जाए। वही मयंक और लैला को हल्की टेंशन थी कि अगर प्रोफेसर ने देख लिया तो राहत की खैर नहीं, इसलिए दोनों इस तरह से बैठे थे कि आगे से किसी की नजरें राहत पर नहीं जाए। प्रोफेसर क्लास अटेंड कर चली गई। उसके जाने के बाद मयंक ने उठकर राहत के सर पर टिपली मारी, जिससे राहत की नींद खुल गई और वो अपनी आंखें मलते हुए चीरकर बोली, क्या है? मयंक उसे घूरते हुए बोला, अलासी कही कि चलती क्लास में कौन सोता है? राहत ये सुनकर उसे घूरती हुई बोली, तुम खुद अलासी, हम क्यों अलासी, अब हटो, बहुत भूख लगी रही है। ये बोलकर वो बैग उठाकर जाने लगी। वही मयंक और लैला ने उसकी हरकत पर नामे सर हिला दिया। फिर वो दोनों भी पीछे चले गए। राहत किचन में आई तो उसकी टक्कर काव्या से हो गई, जिससे काव्या की बुक नीचे गिर गई। वही ये देखकर काव्या डरने लगी। वही बाकी स्टूडेंट उन दोनों को देखने लगे कि अब राहत क्या करेगी, क्योंकि एक बार इनकी गलती से टक्कर हो गई थी। राहत ने काव्या के ऊपर जूस फेंक दिया था। वही उसकी हरकत से वो और बुरी बन गई थी और काव्या मासूम जो उससे डरने लगी थी। राहत अपनी नजरों से काव्या को घूर कर देख रही थी। वही काव्या उससे डर रही थी, जिसे देखकर काव्या की फ्रेंड मोनी राहत पर गुस्सा करते हुए बोली, देखकर नहीं चल सकती। राहत ने टेढ़ी नजरें कर उसे गुस्से से घुरा, जिस पर वो कौप गई। वही काव्या जल्दी से अपनी नर्म आवाज में बोली, हमारा ध्यान नहीं था इसलिए हम टकरा गए, सॉरी। वही सब स्टूडेंट चौंक गए कि क्या गलती काव्या की थी, लेकिन उन्हें तो राहत की लग रही थी। राहत उसे देखकर सख्त आवाज में बोली, इट वॉज योर फॉल्ट सो इट शुड बी सेड, यह आपकी गलती थी इसलिए ये कहा जाना चाहिए। ये बोलकर राहत जाने लगी, लेकिन रुकी और पीछे मुड़कर मोनी को गुस्से भरी नजरों से देखकर काव्या से सख्त आवाज में बोली, एक्सप्लेन टू योर फ्रेंड दैट इफ शी टॉक्स टू मी इन द स्टोन अगेन देन नो वन विल बी वर्स देन मी। अपनी सहेली को समझाओ कि अगर वह दोबारा मुझसे ऐसी लहजे में बात करेगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर वो चली गई। वही उसके पीछे मयंक और लैला भी चले गए।
मोनी को राहत की बात पर गुस्सा आया। वो काव्या से बोली, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। काव्या अपनी प्यारी आवाज में बोली, छोड़ो ना मोनी, गलती हमारी थी। मोनी बोली, कवि तुम मासूम हो। हाँ मानती हूँ गलती तुम्हारी थी, लेकिन उसने कितने रूड टोन में बात की। काव्या बोली, कोई बात नहीं अब चलो। मोनी बोली, मैं बता रही हूँ अगर इसने दोबारा ऐसे बात की ना तो मैं आक्रोश सर से शिकायत कर दूंगी। काव्या उसे देखकर बोली, मोनी तुम आक्रोश सर को बीच में मत लाओ, मेरा मैटर मैं खुद देख लूंगी। मोनी बोली, लेकिन। काव्या बोली, लेकिन वेकिन कुछ नहीं अब चलो। ये बोलकर उसका हाथ पकड़कर लेकर चली गई। सब स्टूडेंट जो लड़ाई का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मामला सुलझ गया इसलिए वो भी वापस अपनी धुन में बिजी हो गए। राहत और मयंक, लैला ने वहां पर खाना खाया, फिर तीनों वापस क्लास की तरफ चले गए, लेकिन राहत उन दोनों से बोली, आप दोनों जाओ, हम वॉशरूम जाकर आते हैं। ये बोलकर वो भागकर वॉशरूम एरिया की तरफ चली गई। वहीं मयंक और लैला नामे सर हिलाकर क्लास की तरफ चले गए। राहत सीधी गर्ल वॉशरूम के बाहर आकर रुकी। वो अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद वो बाहर आई और अपनी क्लास की तरफ चली गई। आज का दिन ऐसे ही शांति से बीत गया था। अब आगे। राहत सीधी गर्ल वॉशरूम के बाहर आकर रुकी। वो अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद वो बाहर आई और अपनी क्लास की तरफ चली गई। आज का दिन ऐसे ही शांति से बीत गया था। कपूर्स विला। रात का वक्त 10 बजे। राहत, रागिनी और रविंद्र जी के साथ डिनर किया। क्योंकि आर्यमन बिजनेसमैन था और अंशुमन डॉक्टर था तो उनके घर आने का टाइम फिक्स नहीं था। राहत ने डिनर के बाद उन दोनों को थोड़ा परेशान किया, उनके साथ मस्ती की, फिर अपने रूम में चली आई। राहत अपने रूम में आई तो उसे यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी फील हुई। हाँ, उसने मेहनत कर कर एक यही पावर सबसे पहले हासिल की थी जिससे वो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी फील कर सकती थी। राहत इधर उधर देख रही थी। अचानक उसे अपने सर में तेज दर्द महसूस हुआ और उसके सामने धुंधली यादें आने लगी, लेकिन वो क्लियर नहीं थी, इस वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जमीन पर गिर गई। वो दर्द से तड़प रही थी। वहीं उसके आसपास एक काला धुआं जैसे गोला बन रहा था। तभी वहां पर लैला प्रकट हुई। उसने ये सीन देखकर जल्दी से अपनी छड़ी को उस काले धुआं पर रोशनी फेंकी, जिससे वो धुआं गायब होने लगा। लेकिन जाते जाते उसने एक तेज धक्का लैला को भी दिया था, जिससे लैला सीधी दीवार से टकराकर नीचे गिर गई और वो धुआं गायब हो गया। राहत धूल के जाते ही उसका सारा दर्द और तकलीफ भी चली गई थी। वो जल्दी से उठकर बैठी तो उसकी नज़र सामने लैला पर गई, जिसके चेहरे पर दर्द दिख रहा था। वो जल्दी से उसके करीब गई और उसके गाल को थपथपाते हुए बोली, लैला, लैला तुम ठीक हो? लैला कमजोर सी आवाज में बोली, हो मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? राहत बोली, हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रही हो। उसने ये बोलकर उसे उठाया और बेड पर बिठाकर जल्दी से पानी पिलाया। उसके बाद उसे देखकर बोली, लैला ये सब क्या था, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। लैला जो अब बेहतर फील कर रही थी वो बोली, किसी ने आप पर हमला किया है। राहत हैरानी से बोली, लेकिन हमने तो किसी जादुई इंसान से दुश्मनी की ही नहीं, तो फिर ये कौन है? लैला बोली, पता नहीं, लेकिन जो भी है बहुत ताकतवर है, उसके आगे तो मेरी भी शक्तियाँ कमजोर है। राहत की लाइफ में ऐसी सिचुएशन पहली बार आई थी, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, कौन है। लैला परेशानी से बोली, आपको जल्द से जल्द अपनी शक्तियाँ जागृत करनी होंगी, जिससे आप खुद की हिफाजत कर पाओ। अगर फिर से ऐसी सिचुएशन आई तो मैं शायद ही आपको बचा सकूं। राहत ने उसका चेहरा देखा जिस पर गिल्टी, अफसोस और दर्द था। वो उसे देखकर बोली, लैला तुम फिक्र मत करो, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। राहत ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, अब तुम आराम करो, तुम बहुत वीक दिख रही हो। लैला बोली, नहीं, मैं अभी यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे वापस परीलोक जाना होगा, जिससे मैं फिर से ठीक हो सकूं, अपने दर्द को हिल कर सकूं। राहत बोली, ठीक है, तुम जाओ, अपना ध्यान रखना। लैला फिक्र भरी आवाज में बोली, लेकिन अगर मैं चली गई तो आपकी हिफाजत कौन करेगा? राहत बोली, डोंट वरी, हम सतर्क रहेंगे। लैला ने हाँ में सर हिला दिया और वहां से गायब हो गई। वही राहत उसके जाने के बाद बोली, अब ये कौन नया दुश्मन आ गया, लेकिन जो भी है बहुत शक्तिशाली है, हमें अब चौकना रहना होगा। वो नए दुश्मन के बारे में सोचते सोचते उसकी कब आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला था। अगले दिन राहत की आंख सुबह अलार्म की वजह से खुली। वो उठी और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाथरोब पहनकर बाहर आई और सीधी क्लोजेस्ट रूम में चली गई। वहां से वो एक ब्लैक कलर की फ्लावर वाली थाई तक की एक स्लीवलेस फ्रॉक पहनकर बाहर आई। वो उसमें बहुत क्यूट दिख रही थी। राहत मिरर के आगे आकर उसने अपने बाल सुखाए और कॉम्ब कर कर खुला छोड़ दिया, होठों पर लिप ग्लिस लगाए और व्हाइट सूट पहनकर रेडी हो गई और अपना बैग लेकर बाहर निकल गई। राहत नीचे हॉल में आई जहां पर रागिनी जी नाश्ता लगा रही थी और रविंद्र जी अखबार पढ़ रहे थे। आर्यमन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अंशुमन वहां बैठा फोन चला रहा था।
राहत का मुंह फूल गया क्योंकि उसे सबकी अटेंशन की आदत हो गई थी, लेकिन अभी सबका ध्यान उस पर नहीं था। ये देखकर वो मुंह फुलाकर बोली, आप लोग राहत को इग्नोर कर रहे हो। सब ने उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा जो मुंह फुलाकर खड़ी थी। रविंद्र जी उठकर उसके पास आए और बोले, ऐसा कभी हो सकता है कि हम अपनी प्रिंसेस को इग्नोर कर दे। राहत खुश हो गई क्योंकि उसे जो अटेंशन चाहिए था तो मिल गया था। वो खुश हो गई और बोली, गुड मॉर्निंग डेरा। रविंद्र जी उसके सर पर किस कर कर बोले, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राहत खुश हो गई और रागिनी जी की तरफ जाकर उन्हें भी गले लगाकर किस कर गुड मॉर्निंग कहा। वही राहत को देखकर आर्यमन और अंशुमन को गिल्ट हो रहा था। उनके दिलो दिमाग में एक ख्याल आ रहा था कि क्या वो अच्छे भाई नहीं है जो उनकी बहन उनके सामने खुलकर बात नहीं कर पाती, उनसे वो अच्छा बॉन्ड नहीं बना पा रही है। क्या उन्होंने अपने दोस्त के चक्कर में बहन खो दी? अंशुमन, राहत को कुछ बोलने का हुआ उससे पहले ही रविंद्र जी बोले, प्रिंसेस चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो वरना लेट हो जाओगी। राहत ने क्यूटली हो में सर हिला दिया। अंशुमन और आर्यमन आपने डेट को घूरने लगे क्योंकि वो जब भी राहत से बात करने को होते वो टांग अड़ाने बीच में आ जाते थे। रविंद्र जी ने उन्हें इग्नोर कर दिया। वही रागिनी जी ने उन दोनों को भी आवाज दी तो वो दोनों भी उठकर आ गए। राहत आराम से चेयर पर बैठ गई। रविंद्र जी रोज की तरह उनके हाथ से ही खा रही थी, वही उनके साथ बातें भी कर रही थी जिसका जवाब वो बहुत अच्छे से दे रहे थे, जिससे उनके दोनों बेटे जल्दी कर राख हो रहे थे क्योंकि उन्हें भी राहत से बात करनी थी, लेकिन उसके डेट की वजह से ये हो ही नहीं पाता था। राहत ने नाश्ता किया फिर वो निकलने लगी, जिसे देखकर अंशुमन बोला, मैं भी वही जा रहा हूँ, मैं ड्रॉप कर दूंगा। रविंद्र जी बोले, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, प्रिंसेस को मैं ड्रॉप कर दूंगा। राहत बोली, नहीं डेरा हम खुद चले जाएंगे, वैसे भी अभी किसी को पता नहीं है नहीं कि हम कौन हैं और हम नहीं चाहते कि उन्हें हमारे बारे में बकवास करने का मौका मिले। रविंद्र जी उसकी बात पर बोले, किसी में इतनी मजाल नहीं कि मेरी प्रिंसेस को अब कुछ कह सके। उन्होंने ये बात अपने दोनों बेटों को घूरते हुए कही थी। राहत भी समझ गई थी कि उसके डेरा उसके लिए पॉसेसिव है, इसलिए वो बोली, डेरा हम चले जाएंगे वरना लेट हो जाएंगे, बाय डेडा बाय मम्मा। ये बोलकर वो भाग गई वरना रविंद्र जी उसे जाने ही नहीं देते। रविंद्र जी आपने दोनों बेटों को घूरते हुए बोले, मेरी प्रिंसेस से दूर रहना। ये बोलकर वो भी अपना बैग लेकर निकल गए। आर्यमन उनकी पिठ को घूरते हुए हल्के गुस्से से बोला, आखिर डेट की प्रॉब्लम क्या है, वो सिर्फ उनकी ही नहीं हमारी भी प्रिंसेस है। अंशुमन भी बोला, हाँ जब देखो बीच में आ जाते हैं। रागिनी जी उन दोनों की बात सुनकर बोली, रविंद्र प्रिंसेस के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते कि प्रिंसेस को फिर से तकलीफ हो। तुम दोनों शायद आपने डेट का भरोसा खो दिया है, उन्हें यकीन नहीं है कि तुम प्रिंसेस का ध्यान रख पाओगे। ये बोलकर वो भी चली गई। आर्यमन और अंशुमन उनकी बात पर ठगे से रह गए कि ये उनकी मॉम क्या कहकर गई। आखिर उन दोनों ने सही का ही तो साथ दिया था, लेकिन वो एक पक्ष को देखते हुए सही का साथ देते चले गए। इस चक्कर में शायद वो अपनी बहन को खो गए थे। अब आगे रविंद्र जी आपने दोनों बेटों को घूरते हुए बोले, मेरी प्रिंसेस से दूर रहना। ये बोलकर वो भी अपना बैग लेकर निकल गए। आर्यमन उनकी पिठ को घूरते हुए हल्के गुस्से से बोला, आखिर डेट की प्रॉब्लम क्या है, वो सिर्फ उनकी ही नहीं हमारी भी प्रिंसेस है। अंशुमन भी बोला, हाँ जब देखो बीच में आ जाते हैं। रागिनी जी उन दोनों की बात सुनकर बोली, रविंद्र प्रिंसेस के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते कि प्रिंसेस को फिर से तकलीफ हो। तुम दोनों शायद आपने डेट का भरोसा खो दिया है, उन्हें यकीन नहीं है कि तुम प्रिंसेस का ध्यान रख पाओगे। वे बोलकर वो भी चली गई। आर्यमन और अंशुमन उनकी बात पर ठगे से रह गए कि ये उनकी मोम क्या कहकर गई। आखिर उन दोनों ने सही का ही तो साथ दिया था, लेकिन वो एक पक्ष को देखते हुए सही का साथ देते चले गए। इस चक्कर में शायद वो अपनी बहन को खो गए थे। सड़क पर एक काली महंगी लग्जरियस कार अपनी स्पीड से आगे बढ़ रही थी। वो कार सीधे इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बड़े से मेन गेट के अंदर एंटर हो गई। वो वहां से होते हुए पार्किंग एरिया की तरफ चली गई। कार स्पीड से पार्किंग गेट के अंदर आ रही थी, तभी ड्राइवर ने झटके से ब्रेक मारे, जिससे पीछे की सीट पर बैठा हुआ आक्रोश को झटका लगा। ये देखकर ड्राइवर डर से कांप उठा। आक्रोश गुस्से से मगर सख्त आवाज में बोला, लगता है तुम ड्राइव करना भूल गए हो। ड्राइवर उसकी सख्त आवाज सुनकर डर गया और अटकते हुए बोला, वो साहब। गाड़ी के आगे अचानक एक लड़की स्कूटी लेकर आ गई। आक्रोश ये सुनकर गुस्से से घूरता है, उसे गुस्सा तो उस लड़की पर भी बहुत आया। वो गुस्से से गाड़ी के नीचे उतरा। वहीं उसे उतरते देखकर ड्राइवर उस लड़की के लिए दुआ करते हुए बोला, इस शैतान से उस लड़की को बचा लेना। आक्रोश गुस्से से बाहर उतरा और आगे आया तो एक लड़की नीचे गिरी हुई थी और स्कूटी उसके पैर पर गिरी हुई थी। उसे इस लड़की पर हद से ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि वो कार में बैठा अपना काम कर रहा था, लेकिन कार के झटके से ब्रेक लगने से उसका हाथ गलती से डिलीट के बटन पर दब गया और उसकी मेहनत वेस्ट हो गई। इसलिए वो खुद इस लड़की को सबक सिखाने के लिए उतरा था। आक्रोश गुस्से से सर्द आवाज में बोला,
हाँ बेरपू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी के सामने आने की? आक्रोश की आवाज सुनकर उस लड़की ने झटके से उसकी तरफ देखा। वही आक्रोश की नज़र भी उस लड़की पर एक पल के लिए ठहर सी गई थी। अब ठहरे भी क्यों ना, गोरा रंग, चब्बी चीक्स जो गुस्से से लाल हो रखे थे, छोटी नाक, गुलाबी होठ, कमर तक लहराते भूरे लंबे बाल, हेजल आइज जिनमें गुस्सा साफ झलक रहा था। आक्रोश खुद की हरकत पर हैरान भी हुआ कि कैसे वो इस बदतमीज लड़की को देख सकता है। वो तेज आवाज में बोला, यू स्टूपिड गर्ल, आखिर तुम मेरी गाड़ी के सामने आकर क्या साबित करना चाहती थी? लड़की ने उसके मुंह से खुद के लिए स्टूपिड सुनकर उसे गुस्से से घुरा और झटके से अपना हेलमेट हटाया और खड़ी हो गई और उसे उंगली दिखाकर बोली, यू मिस्टर एंग्री एंगर, आपकी हिम्मत कैसे हुई राहत को स्टूपिड कहने की? जी हाँ, यही हमारी राहत थी जो कि आज स्कूटी पर आई थी, जो आज सुबह ही रविंद्र जी ने उसके लिए अरेंज की थी। आक्रोश उसके मुंह से खुद के लिए ये सुनकर गुस्से से घूरते हुए बोलता, तुम अपनी हद पार मत करो। राहत के गोरे गाल गुस्से से लाल हो रहे थे। वही वो आक्रोश की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से देख रही थी, जिससे आक्रोश को की आंखें सर्द हो गई। और आज इस लड़की को क्या हो गया जो वो ऐसा बर्ताव कर रही है? राहत उसे गुस्से से देखकर बोली, अगर हमने हद पार की ना तो आपको ऊपर पहुंचा देंगे। यू एंग्री मर्डर, आप हमें मारना चाहते थे? अगर हमें एक खरोच भी आती ना तो आपका मुंह तोड़ देते। वो आपने छोटे छोटे हाथों का मुक्का बनाकर उसे दिखाते हुए बोली थी। जाक्रोश उसकी इस हरकत से उसे गुस्से से घूरने लगा कि आखिर इस पिद्दी सी लड़की की हिम्मत कैसे हुई उससे ऐसे बात करने की। लेकिन वो उससे बदली हुई लग रही थी, क्योंकि पहले वाली राहत चाहे कितनी के सामने ही बुरी बन जाए लेकिन आक्रोश की नज़र में हमेशा शांत बनने की कोशिश करती थी, लेकिन ये तो उसे खुली धमकी दे रही थी। वही उसकी आंखों की चमक, चेहरा का नूर उसे बीते दिनों से बहुत अलग बना रहा था, जो शायद उसे पसंद भी आ रहा था। राहत खुद को इस तरह देखते देखकर गुस्से से बोली, अब इतना मत देखो, हमें नजर लग जाएगी। आक्रोश जो सोच में था उसकी बात सुनकर उसे गुस्से से घुरा और दांत पीसते हुए बोला, आई विल किल यू। राहत ये सुनकर मुंह बनाकर बोली, ओह हेलो एंग्री एंगर, राहत को हल्के में ले रहे हो इसलिए मारने की धमकी दे रहे हैं हो? लगता है 2 दिन पहले की डोज भूल गए हो। अगर अब बकवास की ना तो ये स्कूटी उठाकर मारेंगे। अब भाई हमारी राहत को कौन बताए कि वो आक्रोश से तो पहली बार मिल रही है। आक्रोश उसकी बात पर फिर से उसे देखता रहा जाता है, जो लड़की कल तक उसकी दीवानी थी आज उसे ही धमकियां दे रही थी। उसे उसका ये करना उसे बीते दिनों से अलग बना रहा था। वो उसे गुस्से से घूर रहा था, लेकिन राहत को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसे गुस्से से देखती हुए बोली, अब अगर दोबारा हमारे रास्ते में आए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर वो झटके से घूमती है, जिससे उसके लंबे बाल सीधे आक्रोश के चेहरे पर जा लगते हैं। वही आक्रोश को उसकी इस हरकत से गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसके बालों से आती खुशबू उसे उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी। उसके हाथ अपने आप उसके बालों को छूने के उठ गए, लेकिन राहत के आगे जाने से वो उसके हाथों से फिसलते हुए निकल गए। जिससे थोड़ी देर पहले उनकी आंखों में शांति आई थी, वो फिर से अशांति में बदल गई। वो राहत को गुस्से से देखने लगा। राहत को पता था कि गलती उसकी है, क्योंकि वो ही रॉन्ग साइड से पार्किंग में आई थी, इसलिए टक्कर हुई, वरना आक्रोश तो अपने रास्ते ही जा रहा था। फिर भी उसने उसे इतना सुना दिया, इसलिए उसने अब अपनी स्कूटी उठाई, उस पर बैठी और झटके से पीछे मुड़ी और आक्रोश को जीप चिढ़ाकर स्पीड से चली गई। आक्रोश को उसकी इस हरकत से गुस्सा आया। उसने अपनी गाड़ी पर जोर से मुक्का मारा, जिससे वो क्रैक हो गई। वही अंदर बैठा ड्राइवर डर गया। आक्रोश गुस्से से दांत पिसते हुए बोला, इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही उसे राहत की बात याद की, उसने कहा था कि 2 दिन पहले का डोज क्या था, ये सोचकर वो अपने लंबे लंबे कदमों से हॉस्पिटल के एरिया से होते हुए अपने केबिन में आ गया। आक्रोश का केबिन। आक्रोश ने गुस्से मगर तेज आवाज में पुकारा, आनंद। इसी के साथ वहां पर आनंद हाजिर हुआ और बोला, मास्टर आपने मुझे कैसे याद किया? आक्रोश गुस्से से देखते हुए बोला, बकवास बंद करो और इन 2 दिनों में क्या हुआ मुझे सब जानना है। आनंद उसकी तेज आवाज सुनकर डर गया, इसलिए जल्दी से अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़े। इसी के साथ क्या हुआ था ये सब आक्रोश को अपने आप ही पता चल गया। ये होते ही आनंद वहां से नो दो गैराह हो गया। आक्रोश ये सब देखने के बाद मिस्टीरियस तरीके से बोला, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब आगे। आक्रोश का केबिन। आक्रोश ने गुस्से मगर तेज आवाज में पुकारा, आनंद। इसी के साथ वहां पर आनंद हाजिर हुआ और बोला, मास्टर आपने मुझे कैसे याद किया? आक्रोश गुस्से से देखते हुए बोला, बकवास बंद करो और इन 2 दिनों में क्या हुआ मुझे सब जानना है। आनंद उसकी तेज आवाज सुनकर डर गया, इसलिए जल्दी से अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़े। इसी के साथ क्या हुआ था ये सब आक्रोश को अपने आप ही पता चल गया। ये होते ही आनंद वहां से नो दो गैराह हो गया। आक्रोश ये सब देखने के बाद मिस्टीरियस तरीके से बोला, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग।
स्कपूर्स एम्पायर। आर्यमन का केबिन। आर्यमन अपने केबिन में बैठा राहत के बारे में ही सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वापस अपनी बहन से अपना बॉन्ड कैसे सही करे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसकी नज़र वहां गई जहां पर भाई फ्लेस हो रहा था। ये देखकर उसने कॉल पिक किया और बोला, हेलो। सामने से एक शख्स की सख्त मगर सर्द आवाज आई, प्रिंसेस कैसी है? आर्यमन बोला, प्रिंसेस ठीक है। शख्स की फिर से सख्त आवाज आई, ठीक है, मैं कल इंडिया आ रहा हूँ। ये बोलकर कॉल कट हो गई। आर्यमन की आंखों में चमक आ गई। वो शैतानी तरीके से बोला, अब देखता हूँ देव कि आप हम भाई बहनों के बीच कैसे आते हो। वो यही सोच रहा था तभी गेट नॉक होने की आवाज आई, जिससे वो फिर से अपने सख्त ओरे में आ गया और बोला, कम इन। उसके ये बोलते ही एक लड़की अंदर आई। आर्यमन की नजरें भी उस पर ठहर सी गई थी। गोरी रंगत, काली आंखें, कंधे तक के बाल, पतले होठ, तीखी नाक, चेहरे पर मासूमियत के साथ दर्द जिसकी वजह वही था। उसने जल्द ही नजरें हटा ली। लड़की को भी उसकी नजरें महसूस हो गई थी, लेकिन उसे इग्नोर करना ही समझा और वो बोली, सर। आर्यमन ने सख्त शख्सियत का चोला फिर से ओढ़ लिया और बोला, आज का क्या शेड्यूल है मिस आस्था? आस्था उसकी पर्सनल असिस्टेंट थी, लेकिन उनका कोई और भी रिश्ता था जो आपको वक्त के साथ पता चल जाएगा। आस्था उसे देखकर भावहीन चेहरे के साथ बोली, आज आपकी मिस्टर नीनो के साथ ऑनलाइन मीटिंग है। उसके बाद वो आगे बोलती तभी धड़ की आवाज के साथ गेट खुला, जिससे आर्यमन को गुस्सा आया क्योंकि उसे काम में कोई भी दखलंदाजी पसंद नहीं थी। वही आस्था ने भी उधर देखा जहां पर पिंक कलर की वन पीस ड्रेस पहने एक लड़की खड़ी थी। उसे देखकर उसकी आंखों में नमी उतर आई थी, जिसे उसने बड़ी सफाई से पोंछ लिया था, लेकिन आर्यमन ये देख चुका था। उसकी भी गुस्से से मुठियां कस गई थी। आर्यमन गुस्से से बोला, शीतल ये कौन सी हरकत है? जी हाँ, उस लड़की का नाम शीतल सखुजा था। शीतल उसकी तेज आवाज सुनकर एक बारी तो डर गई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र वहां खड़ी आस्था पर गई उसकी आंखों में गुस्सा छा गया, लेकिन जल्द ही छुपा भी लिया और नर्म आवाज में आगे आते हुए बोली, सॉरी आर्य, लेकिन मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी इसलिए ऐसे आ गई। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे बहुत अफसोस हो। आर्यमन उसकी बात सुनकर नॉर्मल हो गया और बोला, ठीक है बोलो क्या काम है? शीतल ये सुनकर आस्था को देखकर बोली, वो मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, तो क्या तुम अपनी पीए को यहाँ से भेज सकते हो प्लीज? उसने चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत लाकर कहा था, लेकिन उसकी बातों से आस्था बहुत हट हो रही थी। आर्यमन ने एक नज़र शीतल को देखा, फिर आस्था को। उसे आस्था को ऐसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जो इस लड़की ने उसके साथ किया था यही सोचकर उसे उस पर गुस्सा भी आया। वो अपनी सख्त आवाज में बोला, मिस आस्था बाहर जाइए। वही आस्था जो उसकी परमिशन का ही वेट कर रही थी वो जल्दी से बाहर चली गई। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए, लेकिन उसने जल्द ही पोंछ लिया और बोली, नो आस्था, रोना नहीं, तुम बहुत स्ट्रांग हो, बिल्कुल नहीं रोना इस शख्स के लिए, तो बिल्कुल नहीं जिसे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। ये बोलकर उसने आंसू पोंछे और चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए अपने केबिन की तरफ चली गई। आर्यमन शीतल को देखकर बोला, तुम्हें क्या काम है? शीतल ये सुनकर हड़बड़ा गई। वो तो बस उससे मिलने आई थी, लेकिन आस्था का देखकर ड्रामा किया था। फिर सोचते हुए बोली, वो मैं यहाँ पूछने आई थी कि तुम ठीक हो। आर्यमन बोहे उचकाकर बोला, मुझे क्या हुआ था? शीतल उसकी तरफ आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, नहीं, वो आस्था ने जो तुम्हारे साथ किया उसके। आर्यमन उसकी बात काटते हुए बोला, शीतल, आस्था नाम का चैप्टर मेरी लाइफ से क्लोज हो चुका है, तो तुम फिर से उसे खोलने की कोशिश मत करो। शीतल को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। शीतल बोली, नहीं, मैं फिर से नहीं खोल रही, बस मैं ये कह रही थी कि उसके इतना गलत करने के बाद भी तुमने उसे अपने ऑफिस में काम पर रखा। उसे देखकर तकलीफ होती होंगी ना, उसका धोखा याद आता होगा। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है आर्य। वो जानबूझकर उसे आस्था से रिलेटेड बुरी चीजें याद दिला रही थी और खुद अच्छी बन रही थी। आर्यमन उसका हाथ हटाते हुए सख्त आवाज में बोला, शीतल, मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करता। अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई है तो तुम जा सकती हो। शीतल को अब कोई बहाना समझ नहीं आया कि वो क्या कहे या क्या रुकने का बहाना दे। उसने रुकने का बहाना सोच भी लिया, लेकिन आर्यमन की गुस्से वाला चेहरा देखकर उसकी हिम्मत भी नहीं हुई, इसलिए वो चुपचाप निकल गई। वही आर्यमन वापस अपने काम में मग्न होने की कोशिश करने लगा, क्योंकि शीतल की बातों ने उसे अपना अतीत याद दिला दिया था, जिसे भुलाने के लिए उसका काम ही था। शीतल आर्यमन के केबिन से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने से फाइल लाती आस्था पर गई, ये देखकर उसे कुछ सुझा। उसने अपनी ड्रेस का कंधा नीचे लटका दिया और अपनी लिपस्टिक को फैला दिया और उसे सही करने का ड्रामा करने लगी। वही आस्था जो इस तरफ ही आ रही थी, लेकिन उसे ऐसे देखकर उसकी आंखें नम हो गई। उसे लग रहा था कि अंदर आर्यमन और शीतल कुछ कर रहे थे। शीतल ने उसकी आंखों में आई नमी देख ली, जिसे देखकर उसे बहुत खुशी हुई। वो मन ही मन हंसते हुए बोली, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन आर्यमन सिर्फ मेरा ही होगा। ये बोलकर वो चली गई।
आस्था ने अपनी आंखों की नमी साफ की और वापस चली गई। उसे आर्यमन का चेहरा भी नहीं देखना था। अगर उसकी मजबूरी ना होती तो वो कभी यहाँ पर घुट घुट कर काम ना कर रही होती। इन तीनों का क्या रिश्ता है ये आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन पूरा विस्तार से आगे के पार्ट में पता चलेगा। अब आगे आर्यमन और शीतल रोमांस कर रहे थे। शीतल ने उसकी आंखों में आई नमी देख ली, जिसे देखकर उसे बहुत खुशी हुई। वो मन ही मन हंसते हुए बोली, तुम कुछ भी कर लो लेकिन आर्यमन सिर्फ मेरा ही होगा। ये बोलकर वो चली गई। आस्था ने अपनी आंखों की नमी साफ की और वापस चली गई। उसे आर्यमन का चेहरा भी नहीं देखना था। अगर उसकी मजबूरी ना होती तो वो कभी यहाँ पर घुट घुट कर काम ना कर रही होती। इन तीनों का क्या रिश्ता है ये आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन पूरा विस्तार से आगे के पार्ट में पता चलेगा। आर एम्पायर ये रविंद्र कपूर की कंपनी थी, जिसका नाम उन्होंने अपनी बड़ी जान रागिनी और छोटी जान राहत के नाम से रखा हुआ था। रविंद्र जी का कैबिन। रविंद्र जी अपनी केबिन में बैठे काम कर रहे थे, तभी उनके पास किसी का मैसेज आया। उन्होंने उस मैसेज को देखा तो उनके माथे पर बल पड़ गए। वो अपना सर रब करते हुए बोले, मैं किसी को भी खुद से अपनी बच्ची को दूर नहीं करने दूंगा, ना किसी को उसकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट बनने दूंगा। मेरी प्रिंसेस के लिए उसके डेरा ही सब कुछ होंगे। मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कैसे मेरी प्रिंसेस छीनते हो। कुछ शैतानी सा सोचकर वो फिर से अपने काम में मग्न हो गए। दोपहर 12 बजे इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आक्रोश अपने केबिन में बैठा एक क्रिटिकल केस की फाइल स्टडी कर रहा था, तभी उसके केबिन में नोक हुआ। आक्रोश सर्द आवाज में बोला, कम इन। इसी के साथ उसका ग्रुप अंशुमन कपूर, रोहित दीक्षित, कशिश झा, कीर्ति जोशी अंदर आया। हाँ, भले ही वो फ्रेंड थे, लेकिन आक्रोश के गुस्से को देखकर कोई भी उससे उलझने का रिस्क नहीं लेता था। आक्रोश उन सब को देखकर सर्द आवाज में बोला, क्या हुआ? आक्रोश की सर्द आवाज सुनकर अंशुमन बोला, ब्रो कभी तो अपनी टोन को सॉफ्ट रखा कर, अगर ऐसे ही हरकतें रही तो कोई भी लड़की भाव नहीं देगी। रोहित छेड़ते हुए बोला, वैसे भी वो तेरी दीवानी तेरी दुश्मन बनी बैठी है। अंशुमन ये सुनकर रोहित को गुस्से से देखकर बोला, तू हर बात पर उसे बीच में क्यों लाता है? जब वो इसके पीछे थी तब भी और अब नहीं है तब भी, आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? उसे नहीं बर्दाश्त होता था कि बार बार उसकी बहन को बीच में लाए। कीर्ति ये सुनकर बोली, अंशु लेकिन आप क्यों उसकी साइड ले रहे हो? जाहिर है वो उसे पसंद करती थी तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। आक्रोश जो इन सब की बकवास सुन रहा था, जिससे उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे भी अंशुमन की साइड लेना बिल्कुल न गवारा गुजरा था। उसकी आंखों के सामने राहत का वो खूबसूरत सा चेहरा छा गया। ऐसा क्यों हुआ ये तो उसे भी नहीं पता था। अंशुमन कीर्ति की बात सुनकर बोला, मुझे कब क्या बोलना है, किसके लिए बोलना है, मुझे तुम ना ही बताओ तो बेहतर है। कीर्ति को उसकी रूड टोन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। उसकी आंखों में नमी आ गई थी, जिसे देखकर कशिश बोली, अंशु तुम्हें हो क्या गया है? तुम उस लड़की की वजह से कीर्ति से ऐसे बात नहीं कर सकते, और हम पिछले दिनों से देख रहे हैं तुम उस लड़की की कुछ ज्यादा ही साइड ले रहे हो। अंशुमन उसकी बात सुनकर बोला, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ। पहले गलती उसकी थी इसलिए उसके खिलाफ था, लेकिन पिछले बितों दिनों उसने कोई गलती नहीं की है तो उसे क्यों ब्लेम करना, बार बार उसका नाम बीच में लाना। आक्रोश से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तेज मगर सर्द आवाज में बोला, बकवास बंद करो, अगर फालतू की बात करनी है तो निकलो यहाँ से। उसकी तेज आवाज से सब शांत हो गए। अंशुमन उसे देखकर बोला, इन सब में किस लिए आए थे वो बताना तो भूल ही गए। सब ने अभी उस टॉपिक को खत्म करना ही सही समझा। वही आक्रोश ने उसे देखा, जिसे देखकर अंशुमन सर्द मगर सख्त आवाज में बोला, वो आज हमें कॉलेज के स्टूडेंट की क्लास लेनी थी और थे ताकि उन्हें प्रोजेक्ट सौंपे जाए। दरअसल इस हॉस्पिटल का एक रूल्स था, यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को यहाँ के डॉक्टर एज प्रोफेसर अलग अलग ट्रेनिंग देते थे, फिर उनके एग्जाम लिए जाते थे, प्रोजेक्ट दिए जाते थे, जिससे उनके करियर में आगे बढ़ने में मदद मिलती थी। इसमें लिखी गई सभी चीजें काल्पनिक है, इसी कहानी समझ कर ही पढ़े। आक्रोश ने हो में सर हिला दिया तो रोहित बोला, हाँ 15 दिन बाद एग्जाम है, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग और 1 हफ्ते प्रोजेक्ट सबमिट करने में लग जाएंगे, तो हमें क्लासेस आज से अटेंड करनी पड़ेगी। आक्रोश अपनी चेयर से खड़ा होकर बाहर निकल गया, वही पीछे पीछे उसकी टीम भी निकल गई। आक्रोश और उसकी टीम जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे बीच में मिलने वाले स्टूडेंट और डॉक्टर उन्हें ग्रिड कर रहे थे, जिनमें सब हो में सर हिला रहे थे, सिवाय आक्रोश के। वो भावहीन चेहरा सख्त ओरे के साथ आगे बढ़ रहा था। एक अंधेरी जगह जहां पर सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था, लेकिन उसमें किसी की चमकीली आंखें साफ चमक रही थी, जिससे उसके वहां होने का पता चल रहा था, वरना कुछ भी पता नहीं चलता। अचानक वहां पर पैक फड़फड़ाने की आवाज आई, जिससे उस शख्स ने अपनी चमकीली आंखों से उधर देखा जहां पर एक चमगादड़ बैठा हुआ था। उस शख्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वो चमगादड़ उसके हाथ पर आकर बैठ गया। उसने अपनी भाषा में उस व्यक्ति को कुछ कहा जो सिर्फ वो ही समझ सकता था।
शख्स को चमगादड़ की बात सुनकर गुस्सा आया, वही ये देखकर वो चमगादड़ उड़ गया। शख्स ने गुस्से से वहां मौजूद सामान को गिराने लगा और तेज आवाज में बोला, नहीं नहीं, मुझे कैसे भी कर वो लड़की चाहिए, कुछ भी करो, मुझे वो चाहिए। वो इस वक्त एक पागल लग रहा था। चमगादड़ बैठा उसका पागलपन देख रहा था। शायद उसे इन सब चीजों की आदत थी, इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरी तरफ इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। राहत इन सब से अनजान कॉलेज और हॉस्पिटल के साइड वाले गार्डन में, जहां पर अभी लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन वहां पर राहत अपने हाथ बांधे गालों को फुलाए अपने सामने खड़े शख्स से शिकायती अंदाज में बोली, नो नो, आप हमसे प्यार ही नहीं करते, आपको तो हमारी जैसी क्यूट मासूम डॉल की कोई अहमियत ही नहीं है ना। वो बोलने के साथ तरह तरह के मुंह बनाए जा रही थी, जिसमें वो बहुत प्यारी सी डॉल लग रही थी। अब आगे दूसरी तरफ इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के साइड वाले गार्डन में, जहां पर अभी लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन वहां पर राहत अपने हाथ बांधे गालों को फुलाए अपने सामने खड़े शख्स से शिकायती अंदाज में बोली, नो नो, आप हमसे प्यार ही नहीं करते, आपको तो हमारी जैसी क्यूट मासूम डॉल की कोई अहमियत ही नहीं है ना। वो बोलने के साथ तरह तरह के मुंह बनाए जा रही थी, जिसमें वो बहुत प्यारी सी डॉल लग रही थी। राहत के सामने मौजूद शख्स के चेहरे पर कभी ना दिखने वाली हल्की सी मुस्कान थी। वो उसे देखकर बोला, अच्छा, मतलब अब प्रिंसेस मुझसे बात नहीं करेगी? राहत मुंह फुलाकर बोली, बिल्कुल भी नहीं करेगी, प्रिंसेस बहुत सारा गुस्सा है। एक तो आपने राहत को पहचाना भी नहीं, उसे चुप भी करा दिया, और यहाँ होते हुए भी अब मिल रहे हो, ये कहाँ से सही हुआ? डॉक्टर अर्धमान सिंह? जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि अर्धमान था। अर्धमान उसकी बात सुनकर बोला, बच्चा, मैंने आपको इसलिए मना किया था ताकि आप कोई प्रॉब्लम में ना फंसो, और आपसे मिलने का टाइम ही अब मिला। राहत मुंह फुलाकर बोली, हम आपकी बात से एग्री होते हैं, लेकिन फिर भी हम गुस्सा है हो वो सब समझती थी, लेकिन जब तक सामने वाले को परेशान ना कर दे तो वो राहत नहीं ना। अर्धमान के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो बोला, अच्छा तो फिर ठीक है, जब प्रिंसेस को अपने हीरो से बात नहीं करनी है तो जो मैं अपनी प्रिंसेस के लिए चॉकलेट लाया था उसे खुद ही रख लेता हूँ, उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा था ताकि राहत सुन पाए। राहत जो नाराज और गुस्सा थी, लेकिन जैसे ही उसने चॉकलेट का नाम सुना उसकी सारी नाराजगी और गुस्सा हवा हो गया। वो पलटकर अर्धमान को घूरते हुए बोली, नो नो नो, चॉकलेट राहत खाएगी, वो बिल्कुल बच्ची लग रही थी। अर्धमान उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, लेकिन आप तो अपने हीरो से नाराज हो ना? राहत पाउट बनाकर बोली, बिल्कुल नहीं, किसने कहा, हम तो बिल्कुल नाराज नहीं है। अर्धमान के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपनी जेब से एक बड़ी सी चॉकलेट का पैकेट निकालकर राहत को दे दिया, जिससे राहत के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने जल्दी से उसे ले लिया और अर्धमान के गले लग गई और अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, THNKYOU हीरो। अर्धमान उसका सर सहलाते हुए बोला, प्रिंसेस, अब कभी इस रीजन की वजह से हीरो से गुस्सा मत होना। आप जानती हो कि यहाँ पर सिर्फ आपके ही नहीं मेरे दुश्मन हैं जो आपको हार्म कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चला। उसकी भी यहाँ पर काफी लोगों से राइवलरी थी जो कि उसे नुकसान पहुँचाने का मौका ढूंढते थे, लेकिन वो बच जाता था, लेकिन राहत को वो उसकी कमजोरी समझकर नुकसान पहुँचा सकते थे। राहत उससे अलग होकर क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, ओके ओके राहत, अब सब समझ गई, अब गुस्सा नहीं होंगी। अर्धमान ने सर से हिला दिया। तभी राहत अचानक बोली, ओह शिट। अर्धमान बोला, क्या हुआ प्रिंसेस? राहत बुरा सा मुंह बनाकर बोली, हमारी क्लास का टाइम हो गया, हम अभी तक यही है। अर्धमान ने अपनी घड़ी देखी तो उसकी बात सही थी। वो बोला, आप क्लास में जाओ, हम बाद में बात करेंगे। राहत ने क्यूटली 2-3 बार गर्दन हिला दी और अपने बैग में वो चॉकलेट रखती हुई वहां से भगती हुई चली गई। अर्धमान उसे देखना लगा और सोचने लगा कि कैसे वो प्यारी सी डॉल उसे मिली थी। फ्लैशबैक स्टॉट सिटी हॉस्पिटल, काल्पनिक नाम राहत का वार्ड। राहत रिबोन के बाद मैजिकल पौवा आने की वजह से जल्दी ही ठीक हो गई थी। उसे घर जाना था, लेकिन डॉक्टर उसे परमिशन नहीं दे रहे थे, जिस वजह से उसे मजबूरी में यहाँ रहना पड़ रहा था, लेकिन उसे ट्रीटमेंट नहीं करवाना था, इसलिए वो मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, क्योंकि रागिनी जी और रविंद्र जी नर्स को उसका ख्याल रखने को बोलकर डॉक्टर से उसकी हेल्थ के बारे में ध्यान रखने को कहकर गए थे। राहत उस नर्स को देखकर मुंह बनाकर बोली, सुनो, हमें फ्रेश एयर के लिए गार्डन में जाना है, अब एक बेड पर पड़े रहने से बेहतर तो बाहर ही घूम आए। नर्स ने हो में सर हिलाया और व्हीलचेयर लाने लगी, जिसे देखकर राहत हल्के गुस्से से बोली, ओह हेलो, हम अपाहिज नहीं है जो ये ला रही हो, सिर्फ चोट लगी है इसलिए पट्टी बंदी है, हम ऐसे ही चल सकते हैं। नर्स उसकी बात सुनकर परेशान हो गई, क्योंकि रविंद्र जी का सख्त ऑर्डर था कि उनकी बेटी जब तक ठीक नहीं हो जाती उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन राहत की जिद के आगे उसकी भी एक ना चली, उसे मजबूरन लेकर जाना पड़ा। राहत एक छड़ी की मदद से चल रही थी, वही नर्स ने उसे संभाला हुआ था।
नस उसे लेकर गार्डन में आ गई जहां पर राहत आराम से खड़ी होकर सब देख रही थी। तभी नस को किसी ने आवाज दी तो उसे वहां पर जाना पड़ा, जिस वजह से वो राहत को वहां बैठाकर चली गई। लेकिन एक जगह आसानी से बैठ जाए वो राहत कैसी। राहत उसके जाते ही खड़ी हुई और वहां से जाने लगी, लेकिन तभी उसके पैर के नीचे पत्थर आ गया जिससे उसका जोर अपने दूसरे पैर में आ गया, जिसमें उसे चोट लगी थी। उसकी दर्दनाक से आह निकल गई, वो नीचे गिरने लगी, लेकिन तभी उसे किसी ने संभाल लिया। राहत ने भी उस शख्स को पकड़ लिया था ताकि वो गिरे ना। जब उसे एहसास नहीं हुआ तो उसने आंखें खोलकर देखा, वो अर्धमान था जिसने उसे संभाला हुआ था। अर्धमान उसे देखकर बोला, आर यू ओके? राहत, जिसकी आंखें दर्द की वजह से नम हो गई थी, वो बोली, हमारा पैर दुख रहा है। अर्धमान को उसे ऐसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने उसे आराम से गोद में उठा लिया। तभी वहां नस आई, उसने देखा कि राहत के पैर से खून आ रहा है। ये देखकर वो हर गई और बोली, मैंने कहा था कि आप चलना मत, देखिए पैर से खून आ रहा है। राहत को दर्द हो रहा था, ऊपर से नस को बात सुनकर उसके आंसू आ गए, जिसे देखकर अर्धमान उस नस को डांटते हुए बोला, बकवास बंद करो, वार्ड कहाँ पर है ये बताओ। नस ने जल्दी से उसे राहत का वार्ड बताया, जहां पर अर्धमान उसे गोद में लेकर ही गया। वो वार्ड में आया तब रविंद्र जी और रागिनी जी भी मौजूद थे, लेकिन राहत का देखकर दोनों परेशान हो गए। डॉक्टर को बुलाया, लेकिन राहत दर्द के मारे किसी को भी खुद के करीब नहीं आने दे रही थी। तब अर्धमान ने उसका ट्रीटमेंट किया, जिससे राहत को दर्द भी नहीं हुआ। फिर अर्धमान उस हॉस्पिटल जाता रहता था तो उसकी बॉन्डिंग राहत के साथ अच्छी हो गई थी। वो राहत को एक छोटे बच्चे की तरह देखने लगा, जिसे सिर्फ प्यार से हैंडल किया जाता है, और राहत के लिए तो वो उसका हीरो बन गया था। उनकी एक अलग ही बॉन्डिंग थी, दिल का रिश्ता था जिसे कोई झूठला नहीं सकता था। फ्लैशबैक एंड। राहत अर्धमान से गुस्सा भी इसी वजह से हुई थी कि उसने उसे कैंटीन में खुद को पहचानने से मना करने को क्यों कहा। ऊपर से इतने दिनों से यहाँ होते हुए भी उससे मिला भी नहीं, लेकिन अर्धमान ने उसे यहाँ की परिस्थिति बताकर मना लिया था और वो मान भी गई थी। अर्धमान यही सब सोच रहा था, तब तक राहत उसकी आंखों से ओझल हो गई। ये देखकर उसने फिर से सख्त तोड़ा ओढ़ लिया और वो भी जाने लगा, लेकिन थोड़ी दूरी पर अचानक ही उसकी नज़र सामने गई, जिससे उसके कदम रुक गए। उसकी आंखें गुस्से से दहकने लगी। उसने गुस्से से अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। अब आगे। इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कॉलेज काल्पनिक नाम। सभी स्टूडेंट क्लास में थे। अभी उनके पास भी सर्कुलर आ गया कि आज डॉक्टर उनकी क्लास लेने वाले थे, जिनसे वो सब अपनी अपनी छवि को अच्छी दिखाने की कोशिश में थे। मयंक और लैला परेशान थी क्योंकि राहत मैडम का अभी तक कोई अता पता नहीं था। लैला परेशानी से बोली, अभी प्रोफेसर आ जाएंगे और राहत अभी तक नहीं आई। मयंक बोला, भूखकर या तो खा रही होंगी या कहीं सो रही होंगी, उसे अपनी पढ़ाई की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। लैला ने भी उसकी बात पर हो में सर हिला दिया। अब क्या कर सकते हैं, हमारी राहत मैडम की छवि ही ऐसी थी। वही स्टूडेंट सब अपनी अपनी प्रिपरेशन में बिजी थे, क्योंकि सीनियर डॉक्टर का भरोसा नहीं था कि वो कब कौन से सवाल पूछ ले। अगर उन्हें नहीं आए तो उनकी इंसल्ट होंगी अलग से, जो वो नहीं चाहते थे। मयंक और लैला एक साथ बैठे थे। लैला राहत को आते ना देखकर फिक्र से बोला, ये राहत अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई होगी। लैला उसकी बात सुनकर बोली, पता नहीं ये लड़की कब कहाँ गायब हो जाए, समझ ही नहीं आता। मयंक ने भी उसकी बात पर सर हिला दिया और बोला, बस प्रोफेसर से पहले क्लास में आ जाए तो ही सही, क्योंकि हमारी सबसे पहली क्लास डॉक्टर आक्रोश ही लेने वाले हैं और तुम्हें तो राहत और उनका पंगा पता ही है। लैला ये सुनकर बोली, ओह गॉड प्लीज राहत आ जाए, वरना डॉक्टर आक्रोश उस पर गुस्सा करेंगे। मयंक बोला, बिल्कुल सही कहा। वो दोनों डॉक्टर आक्रोश से पहले राहत के आने की दुआ कर रहे थे, लेकिन उनकी दुआ फेल हो गई, क्योंकि राहत की जगह आक्रोश अपनी रोबदार शख्सियत के साथ खड़ा था। मयंक और लैला ये देखकर बोले, अब तो राहत गई। वही बाकी स्टूडेंट भी उसे देखने लगे। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लड़कियां तो लड़कियां, सारे लड़के भी उसे देखने लगे। आक्रोश ने अपनी सर्द निगाहों से उन सब को घुरा तो सब हड़बड़ा गया। आक्रोश क्लास के अंदर आया, उसने एक सरसरी सी निगाह सब पर डाली, लेकिन उसे वो चेहरा नहीं दिखा जो उसे देखना था। उसकी हाथों की मुट्ठियां कसने लगी, उसकी आंखों में गुस्सा छाने लगा। तभी एक नर्म आवाज आई, में आई कम इन। सबका ध्यान उस तरफ गया जहां पर काव्या खड़ी थी। उसके चेहरे पर लेट आने का डर था। वही सब स्टूडेंट उसे ही देख रहे थे, आखिर उसकी छवि ही ऐसी थी। आक्रोश को लेट आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो उसे ही गुस्से से घूरने लगा। काव्या वहां खड़ी घबरा रही थी। तभी वहां एक मीठी सी मगर प्यारी सी आवाज आई, तुम यहाँ गेट पर क्यों खड़ी हो, क्या रसगुल्ले की लाइन लगी है? ये आवाज सुनकर मयंक और लैला ने अपना सर पिट लिया, क्योंकि ये और कोई नहीं, हमारी प्यारी सी राहत थी। दरअसल हुआ यूं कि राहत जो अपनी मस्ती से अपनी क्लास की तरफ आ गई थी, लेकिन काव्या को ऐसे खड़े देखकर उसे अजीब नजरों से देखा, फिर मुंह बनाकर उसे बोली थी, क्योंकि उसे अंदर कौन है वो तो देख ही नहीं रहा था। आक्रोश जो गुस्से से उबाल मार था, अचानक वो नॉर्मल होने लगा। राहत
काव्या को कुछ ना बोलते देखकर आगे आई। जैसे ही उसकी नज़र आक्रोश की नज़रों से मिली उसने मुंह बना लिया और मन में बोली, ओह तो ये इनकी वजह से यहाँ खड़ी है। वही स्टूडेंट खुसुर फुसुर करने लगे। जब क्या होगा, क्या ये लड़की फिर से मासूम काव्या को परेशान करेगी? डॉक्टर आक्रोश अब क्या करेंगे? क्या वो इन दोनों को अंदर आने देंगे? हाँ, उस बदतमीज को अंदर आने दे या ना दे, लेकिन मासूम काव्या को तो दे ही देंगे। हाँ, इस बदतमीज को तो आने ही नहीं देना चाहिए, वैसे भी ये क्लास में सोती ही रहती है। अरे ये तो और अच्छा है, फिर सब प्रोफेसर उसकी इंसल्ट करेंगे। ये देखने में मजा आएगा। अरे मासूम काव्या देखो कितनी डर रही है और ये लड़की बेशर्मी से खड़ी है, इसे किसी की इज्जत करना ही नहीं आता। बिल्कुल सही कहा, देखना डॉक्टर आक्रोश मासूम काव्या को अंदर आने देंगे और इस राहत को बाहर निकाल देंगे। सही कहा, डॉक्टर आक्रोश के दिल में काव्या के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और इस बदतमीज के लिए सिर्फ गुस्सा। राहत उसे कुछ रिएक्ट ना करते देखकर मुंह फुलाकर फिर बोली, अब अंदर नहीं जाना है या यहीं पर खड़ी रहना है? काव्या घबरा कर बोली, वो सर की परमिशन। राहत ने ये सुनकर अपने होठों का पाउट बना लिया, क्योंकि वो समझ गई थी तब तक आक्रोश परमिशन नहीं देगा ये अंदर नहीं जाएगी। वही लड़कों की नज़र तो उस पर थम ही गई थी, आखिर वो रिबोन के बाद हद से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। वही लड़कों की नज़र तो उसे ऊपर नीचे देख रही थी। आक्रोश की नज़र उसके गुलाबी होठों पर ही थी, जिसे देखकर उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी सारी फीलिंग को नकार दिया। तभी उसकी नज़र सब लड़कों पर गई जो राहत को ही देख रहे थे। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वो तेज मगर सर्द आवाज में बोला, कम इन। उसकी आवाज़ से सब होश में आए और उनकी नज़रें राहत से हट गई। आक्रोश की बात सुनकर काव्या और राहत दोनों अंदर आने लगी, जिसे देखकर आक्रोश सर्द मगर गुस्से वाली आवाज में बोला, स्टॉप। राहत और काव्या दोनों के कदम थम गए। वही काव्या डरने लगी और राहत कन्फ्यूजन से आक्रोश को देखने लगी कि उसने उसे क्यों रोका। वही सबको लग रहा था कि आक्रोश ने सिर्फ काव्या की वजह से राहत को भी लेट आने के लिए बख्श दिया और उन्हें अंदर आने दिया, लेकिन उसने रोकते ही उन्हें लगने लगा कि आक्रोश सिर्फ काव्या के लिए सॉफ्ट है, बाकी किसी के लिए नहीं, इसलिए राहत को बाहर निकाल देगा और काव्या को अंदर आने देगा। आक्रोश सर्द आवाज में काव्या की तरफ इशारा कर कर बोला, तुम जाओ। काव्या जल्दी से अपनी सीट पर बैठ गई। वही ये देखकर सबको मजा आ गया कि अब राहत की इंसल्ट होंगी, उसे क्लास से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। देखा, मैंने कहा था ना, डॉक्टर आक्रोश सिर्फ काव्या के लिए सॉफ्ट है, बाकी किसी के लिए नहीं। हाँ, अब पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। राहत काव्या के बैठ जाने से आक्रोश को देखकर बोली, आपने हमें क्यों रोका? उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कोई उस पर रोक टोक करे, वो अपनी मर्जी की मालिक थी, लेकिन आक्रोश का रोकना उसकी आंखों में शिकायत और नाराजगी बनकर जाहिर हुआ था। वैसे भी उससे ज्यादा तो उसकी खूबसूरत आंखें बातें करती थी। आक्रोश ने उसकी आंखों के भावों को बखूबी समझ गया था, लेकिन उसने इस बात को नकार दिया और सर्द आवाज में बोला, गो बैक टू द गेट एंड आस्क परमिशन टू एंटर द क्लासरूम। वापस गेट पर जाओ और अंदर क्लासरूम में आने की परमिशन मांगो। राहत का मुंह बन गया, लेकिन उसे अटेंडेंस लगवानी थी, इसलिए मजबूरी में क्या ना करती बुरा सा मुंह बनाकर गेट पर जाकर खड़ी हो गई और चिढ़ती हुई आवाज में बोली, मैं आई कम इन सर। आक्रोश ने हो में गर्दन हिला दी, जिसे देखकर राहत मुंह बनाकर बोली, हो एंग्री एंगर। ये बोलकर वो मयंक के पास खड़ी हो गई। वही मयंक ये देखकर जल्दी से साइड में हो गया, जिससे राहत भी आराम से उस बेंच पर बैठ गई। राहत को मयंक के पास बैठते देखकर आक्रोश की नजरें सर्द हो गई, उसमें गुस्सा छाने लगा था। वही राहत की नजर जैसे ही उस पर गई, उसने बुरा सा मुंह बना लिया। ये देखकर आक्रोश को और गुस्सा आया, उसने जोर से बेंच पर हाथ मारा, जिससे सब स्टूडेंट डर गए। राहत मुंह फुलाकर बुदबुदाए, एंग्री एंगर। आक्रोश ने राहत का बुदबुदाना समझ गया, उसने उसे घुरा तो राहत ने नजरें हटा ली और अपना ध्यान बुक में कर लिया, क्योंकि आक्रोश के होते हुए वो सो तो नहीं सकती थी। अब आगे आक्रोश ने राहत का बुदबुदाना समझ गया, उसने उसे घुरा तो राहत ने नजरें हटा ली और अपना ध्यान बुक में कर लिया, क्योंकि आक्रोश के होते हुए वो सो तो नहीं सकती थी। आक्रोश ने उसे घूरते हुए क्लास स्टार्ट की, वो पढ़ाते हुए उसका सारा ध्यान उसी में था। राहत उसके पढ़ाने का तरीका और लहजा देखकर मन में बोली, वैसे माना ये एंग्री एंगर हर वक्त गुस्से में रहते हैं, लेकिन इनकी काबिलियत बहुत अच्छी है। वो खुद एक डॉक्टर थी तो उसे टैलेंट की कद्र थी। सभी बच्चे सीरियस होकर क्लास अटेंड कर रहे थे। वहीं आक्रोश पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में से सवाल भी कर रहा था, जिनके कुछ जवाब दे रहे थे तो कुछ नहीं। वहीं आक्रोश ने आज सबसे ज्यादा मयंक से सवाल किए, जिससे मयंक की हालत खराब हो रही थी। उस बेचारे को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या कर दिया जो आक्रोश उसके पीछे ही पड़ गया, लेकिन क्या कर सकते थे वो स्टूडेंट और आक्रोश प्रोफेसर जो ठहरा था। आक्रोश की क्लास खत्म हुई और वो एक सरसरी सी निगाह राहत पर डालकर वहां से चला गया। वही राहत उसके जाने के बाद मुंह बनाकर बोली, ये एंग्री एगर कितना गुस्सा करते हैं। मयंक जो उसके जाने से चैन की सांस ले रहा था, वो उसकी बात सुनकर बोला, तो तुम मौका क्यों देती हो?
राहत मुंह बनाकर उसे घूरते हुए बोली, तुम हमारे दोस्त हो समझे, इसलिए हम चाहे सही हो या गलत एक दोस्त होने के नाते तुम्हें हमारा सपोर्ट करना चाहिए। मयंक ने ना मैं सर हिला दिया क्योंकि राहत की फ्रेंडशिप के रूल्स बड़े टेढ़े थे। लैला उन दोनों को देखकर बोली, अगर रोज ऐसे ही क्लास होती रही तो पता नहीं क्या होगा। मयंक बोला, कुछ नहीं, हमारी शामत आएगी। राहत का बुरा सा मुंह बन गया। वो बोली, इस एंगर को अब रोज झेलना पड़ेगा, क्या मुसीबत है। उसे वो कतई पसंद नहीं था। मयंक और लैला एक साथ बोले, और कोई रास्ता भी नहीं है। राहत ने हाँ में सर हिला दिया। अब क्लास में फिर से सीनियर प्रोफेसर आ गई तो क्लास फिर से स्टार्ट हो गई तो सब फिर से अटेंड करने लगे। दूसरी तरफ अर्धमान यही सब सोच रहा था। तब तक राहत उसकी आंखों से ओझल हो गई। ये देखकर उसने फिर से सख्त तोड़ा और लिया और वो भी जाने लगा, लेकिन थोड़ी दूरी पर अचानक ही उसकी नज़र सामने गई जिससे उसके कदम रुक गए। उसकी आंखें गुस्से से दहकने लगी। उसने गुस्से से अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। अर्धमान ने वहां पर जाकर सामने खड़ी एक लड़की का हाथ कसकर पकड़ा और लगभग उसे खींचते हुए साइड में ले आया जहां पर कोई मौजूद नहीं था। वही वो लड़की को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। वो चौंक गई किसी के ऐसे ले जाने से, लेकिन अर्धमान को देखकर उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके गुस्से वाले चेहरे को देखकर उसे डर लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने क्या गलती की है जो वो उसे ऐसे लेकर जा रहा है। अर्धमान ने उसे खींचकर एक दीवार से लगाया और उसे अपने हाथों के बीच कैद करते हुए सर्द मगर गुस्से वाली आवाज में बोला, कौन था वो जिस हंस हंस कर बात चल रही थी। लड़की उसके व्यवहार और उसकी बात सुनकर बिल्कुल भी नहीं चौंकी थी, जैसे उसे इन सब की आदत हो। वो धीमी आवाज में बोली, तो वो हमारे साथ काम करते हैं, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। अर्धमान उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, मिसेस सानवी अर्धमान सिंह, आई नो कि तुम एक लड़के के साथ नहीं बल्कि कई लड़कों के साथ रहना पसंद है, लेकिन मेरी यहाँ एक अच्छी इमेज है जो तुम्हारी हरकतों कई वजह से खतरे में पड़ सकती है। सानवी सिंह अर्धमान सिंह की बीवी है। वही अर्धमान सानवी से बेहद नफरत करता है, उसका अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है, लेकिन सानवी सब बर्दाश्त करती है। सानवी भी यहाँ एक डॉक्टर है। वो लड़की जिसका नाम सानवी था, उसकी इतनी कड़वी बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो उसे देखने लगी कि उसके कुछ भी करने से कोई उस पर क्यों उंगलियां उठाएगा। उन दोनों का क्या रिश्ता है यहाँ तो कोई नहीं जानता, तो फिर ये सब करने का क्या मतलब था। वो उसे देखकर बोली, हम कुछ भी करें इससे आपकी इमेज पर क्यों इफेक्ट पड़ेगा, जबकि कोई भी हमारे रिश्ते के बारे में नहीं जानता है। अर्धमान ने उसकी बात पर उसे गुस्से से घूरा और बोला, तो तुम्हें क्यों अफसोस हो रहा है। अगर सबको ही पता चला कि तुम शादीशुदा हो तो लड़के तुम्हारे पास नहीं आएंगे। सानवी उसे देखकर बोली, आप मेरे कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठा सकते। अर्धमान उसे देखकर व्यंग करते हुए बोला, जिसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है वो कैरेक्टर की बात करते हुए अच्छी नहीं लगती। अर्धमान की इतनी कड़वी और अपमानजनक बात सुनकर सानवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इससे अर्धमान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसे देखकर बोला, अब अगर मैंने तुम्हें किसी भी लड़के के करीब देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर वो वहां से चला गया। वही सानवी रोते हुए जमीन पर बैठ गई और बोली, अर्धमान इतनी तकलीफ मत दीजिए कि जब आपको सच्चाई पता चले तो आप नजरें मिलाने के काबिल भी ना रहे। वो जानती थी कि वो ये सब जो भी कर रहा है गलतफहमी की वजह से कर रहा है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उस गलतफहमी को कैसे खत्म करे। सानवी को बेल की आवाज सुनाई दी जिससे उसने अपने आंसू साफ किए और उठकर चली गई। अर्धमान जो दूर से ही सानवी को देख रहा था, उसे रोते देखकर उसे तकलीफ हो रही थी, लेकिन शायद गलतफहमी की परत इतनी मजबूत थी कि वो कुछ मानना ही नहीं चाहता था। वो गुस्से से दीवार पर मुक्का मारते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नफरत से बोला, और ना पढ़ने दूंगा। ये बोलकर वो भी चला गया। इन दोनों का रिश्ता गलतफहमी, नफरत की वजह सब कहानी के साथ पता चल जाएगी। दूसरी तरफ राहत का क्लासरूम। राहत बेंच पर मुंह फुलाकर बैठी हुई थी क्योंकि एक डॉक्टर जो उनकी क्लास अटेंड करने आने वाली थी, लेकिन इमरजेंसी की वजह से वो नहीं आ पाई, तो फिर से डॉक्टर आक्रोश क्लास अटेंड करने आ गए थे। इस चक्कर में आज उनका लंच भी सिर्फ 15 मिनट का हुआ, जिसमें ना तो हमारी राहत कुछ ढंग से खा पाई ना पी पाई। बस इसी वजह से उसे आक्रोश और शदीद गुस्सा आ रहा था, जिससे उसके मुंह बन रहे थे और खूबसूरत सा चेहरा लाल हो रहा था। वो बहुत हसीन लग रही थी। वही ये देखकर जिंदगी में पहली बार आक्रोश सिंह राणा का ध्यान अपने काम से हटकर किसी के ऊपर लग रहा था। अब आगे दूसरी तरफ इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कॉलेज काल्पनिक नाम, राहत का क्लासरूम।
राहत बेंच पर मुंह फुलाकर बैठी हुई थी क्योंकि एक डॉक्टर जो उनकी क्लास अटेंड करने आने वाली थी लेकिन इमरजेंसी की वजह से वो नहीं आ पाई, तो फिर से डॉक्टर आक्रोश क्लास अटेंड करने आ गए थे। इस चक्कर में आज उनका लंच भी सिर्फ 15 मिनट का हुआ, जिसमें ना तो हमारी राहत कुछ ढंग से खा पाई ना पी पाई। बस इसी वजह से उसे आक्रोश और शदीद गुस्सा आ रहा था, जिससे उसके मुंह बन रहे थे और खूबसूरत सा चेहरा लाल हो रहा था। वो बहुत हसीन लग रही थी। वही ये देखकर जिंदगी में पहली बार आक्रोश सिंह राणा का ध्यान अपने काम से हटकर किसी के ऊपर लग रहा था। वही बाकी स्टूडेंट की तो हालत खराब हो गई थी। राहत आक्रोश को गुस्से से देखकर मन में बोली, यू एंगर, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हम हमारे रसगुल्ले नहीं खा पाए, इसका बदला तो हम आपसे लेकर रहेंगे। उसके दिमाग में आक्रोश से बदला लेने की खुराफात चलने लगी थी। आक्रोश की तिरछी नज़र भी राहत पर बनी हुई थी। उसके बार बार बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन, ऊपर से उसका गुस्सा, वो बहुत क्यूट लग रही थी जिससे उसकी नज़र भी थम सी जाती थी, लेकिन वो खुद को नकार देता था। इतनी जल्दी मान जाए वो आक्रोश थोड़ी ना था। आक्रोश ने क्लास अटेंड की और चला गया। उसके जाते ही राहत भी जल्दी से सीट से उठी और उसके पीछे भागी। वही उसका ऐसा रिएक्शन देखकर कुछ स्टूडेंट को लगा कि वो फिर से आक्रोश के पीछे गई है। देखा, मैंने कहा था कि ये लड़की कभी नहीं बदल सकती। सही है, देखो कैसे बेशर्मों की तरह डॉक्टर आक्रोश के पीछे पीछे चली गई। जरूर आज डॉक्टर आक्रोश ने काव्या की वजह से उसे क्लास में बैठने दिया, लेकिन उसे लग रहा होगा कि उसकी वजह से हुआ है। ये राहत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डॉक्टर आक्रोश के साथ तो मासूम काव्या ही अच्छी लगेगी। वही उनकी बातें मयंक और लैला के कानों में भी गई। वो उन दोनों को घूरते हुए राहत के पीछे चले गए क्योंकि वो जानते थे कि उनकी दोस्त आक्रोश के पीछे जाने की जगह कहीं और ही गई है। काव्या और उसकी दोस्त मोनी के कानों में भी उनकी ये सारी बातें गई। वही मोनी काव्या से बोली, वाह कवि, बात तो इनकी सही है कि डॉक्टर आक्रोश के साथ तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। काव्या ये सुन जर शर्मीली मुस्कान देकर बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चलो हम चलते हैं। मोनी के चेहरे पर भी उसका इतना नर्म और शर्मिला व्यवहार देखकर अच्छा लगा। वो दोनों उठी और वहां से चली गई। राहत तेजी से भागते हुए कैंटीन की तरफ बढ़ रही थी क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए वो भागते हुए वहां से जाते हुए आक्रोश से टकरा गई, जिससे गिरने के डर से उसकी आंखें बंद हो गई। लेकिन जब वो गिरी नहीं तो उसने आंखें खोलकर देखा कि आक्रोश ने उसे थमा हुआ था और उसे ही देख रहा था। राहत की आंखें उसे देखकर गुस्से से लाल हो गई। वो जल्दी से सही से खड़ी हुई और इसे घूरते हुए मुंह बनाकर बोली, वैसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हमें बचाने के लिए थैंक यू तारांकन। फिर उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आज जो आपने हमारे साथ आज किया उसके लिए माफ किया, उसका हिसाब तो हम लेकर रहेंगे। ये बोलकर वो उसे जीभ चिढ़ाकर भाग गई। आक्रोश उसे देखता ही रह गया, लेकिन जैसे ही उसकी धमकी सुनी उसकी बुहें सिकुड़ गई। उसने अपनी 2 उंगलियों से सर से हिलाया और वहां से चला गया। राहत की गाड़ी सीधे कैंटीन में आकर रुकी। उसने अपने लिए पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, सैंडविच, चॉकलेट शेक और रसगुल्ले ऑर्डर किए थे और मजे से बैठकर खा रही थी। उसे आसपास के लोगों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसकी ऐसी हरकतों से एक पल के लिए ही सही सबकी नज़र उस पर थम रही थी। मयंक और लैला दोनों भी कैंटीन आए। उन्होंने जैसा राहत के बारे में सोचा था वही हुआ। वो कैंटीन में ही थी। वो दोनों भी उसके पास आ गए और अपने लिए भी खाने का ऑर्डर दे दिया क्योंकि राहत तो उन्हें कुछ देने से रही। मयंक और लैला राहत तीनों ने खाना खाया और फिर से क्लास अटेंड करने के लिए चले गए। ऐसे ही आज की सारी क्लास खत्म हुई। राहत, मयंक और लैला तीनों पार्किंग में खड़े थे। मयंक उन दोनों को बाय बोलकर अपनी बाइक से चला गया। वही राहत यहाँ खड़ी खड़ी कुछ सोच रही थी, जिसे देखकर लैला बोली, क्या हुआ? राहत उसे देखकर बोली, लैला हमें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भूल रहे हैं। लैला कन्फ्यूजन से बोली, क्या? राहत उसे देखकर बोली, लैला जब हमने ये द डॉक्टर लव नॉवेल पढ़ी थी उसमें बहुत सारे किरदार थे जिनकी जिंदगी भी बहुत उलझी हुई थी और वो सब के सब कहीं ना कहीं राहत से कनेक्ट थे और राहत की वजह से ही उन सब की जिंदगियों में दुख आए थे। ये पूरी कहानी राहत से जुड़ी है, तो जो भी इस कहानी में होगा उससे जुड़ा ही होगा, यहाँ तक कि इसके हर किरदार की जिंदगी उससे ही जुड़ी है। लैला भी उसकी बात सुनकर बोली, हाँ ये तो है, लेकिन अब क्या करें, आपके इस नॉवेल में रिबोन के बाद कई चीजें बदली है तो शायद उनकी जिंदगी भी बदल गई हो, उसे भी उस नॉवेल के बारे में सब पता था। राहत उसकी बात सुनकर बोली, हो सकता है, लेकिन अगर नहीं बदली तो हमें बदलनी पड़ेगी। हमें उन सब की जिंदगी में दुख की जगह खुशियां लौटानी होंगी। वो जानती है कि पुरानी राहत ने अभी सिर्फ कुछ लोगों की जिंदगी में दुख दिए हैं जिन्हें उसे ही सही करना होगा। लैला उसकी बात सुनकर बोली, और इस सफर में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। राहत के चेहरे पर स्माइल आ गई। वही लैला बोली, अब हमें चलना चाहिए। राहत ने हाँ में सर हिला दिया और दोनों स्कूटी की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी राहत के कदम रुक गए और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई क्योंकि उसके सामने डॉक्टर आक्रोश सिंह राणा की कार खड़ी थी। उसे रुकते देखकर लैला बोली, क्या हुआ?
राहत शैतानी मुस्कान लिए उसे देखती है, जिसे देखकर लैला उसे सिक्की नजरों से देखकर बोली, अब क्या चल रहा है? राहत उसे देखकर बोली, बदला। लैला हैरानी से बोली, है। राहत लैला को देखकर मुंह फुलाकर गुस्से से बोली, आज मिस्टर एंग्री एंगर की वजह से हम पूरे 2 घंटे भूखे रहे, हमें हमारे रसगुल्ले को वेट करना पड़ा, इसका बदला तो लेकर रहेंगी। ये बोलकर वो आक्रोश की गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वही लैला उसकी हरकत पर उसे देखती ही रह गई, लेकिन जब समझ आया तो उसके पास आई और बोली, राहत क्या करने वाली हो? परेशानी से बोली, अगर डॉक्टर आक्रोश को पता चल गया ना तो आपकी खैर नहीं। उसने भी आक्रोश का गुस्सा देखा था और ये नॉवेल पढ़ी थी जिसमें राहत का किरदार बदला है, लेकिन आक्रोश का वही निर्दयी गुस्सेल था। अब आगे। राहत लैला को देखकर मुंह फुलाकर गुस्से से बोली, आज मिस्टर एंग्री एंगर की वजह से हम पूरे 2 घंटे भूखे रहे, हमें हमारे रसगुल्ले को वेट करना पड़ा, इसका बदला तो लेकर रहेंगे। ये बोलकर वो आक्रोश की गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वही लैला उसकी हरकत पर उसे देखती ही रह गई, लेकिन जब समझ आया तो उसके पास आई और बोली, राहत क्या करने वाली हो? परेशानी से बोली, अगर डॉक्टर आक्रोश को पता चल गया ना तो आपकी खैर नहीं। उसने भी आक्रोश का गुस्सा देखा था और ये नॉवेल पढ़ी थी जिसमें राहत का किरदार बदला है, लेकिन आक्रोश का वही निर्दयी गुस्सेल था। राहत लैला की बात सुनकर मुंह फुलाकर कमर पर हाथ रखकर बोली, लैला आप हमारी दोस्त हो कि उन एंग्री एंगर की? लैला उसकी बात सुनकर उसे समझाते हुए बोली, राहत हम आपकी ही दोस्त है, लेकिन। राहत उसकी बात काटते हुए बोली, तो लेकिन यकीन छोड़िए और चुप रहिए। ये बोलकर वो आक्रोश की गाड़ी के टायर के पास बैठ गई। वही लैला ने जब ये देखा तो वो डर से इधर उधर नजर रखने लगी ताकि कोई आ ना जाए और राहत को ये सब करते ना देख ले। राहत ने उस टायर को देखते हुए अपने बैग से एक चाकू निकाला और पूरी ताकत लगाकर टायर के अंदर डाल दिया, जिससे टायर पंचर हो गया। उसने बारी बारी बचे हुए टायर के साथ भी यही किया और खड़ी होते हुए बोली, अब पता चलेगा कि आपको कहीं जाना हो लेकिन बिन मर्जी के इंतजार करना पड़े तो। लैला ये देखकर बोली, अब तो चलिए। राहत ने क्यूटली 2-3 बार गर्दन हिला दी, फिर लैला और वो स्कूटी पर बैठकर वहां से निकल गए, इससे अनजान कि कोई उनकी हरकतों को देख रहा था। 3-4 घंटे बाद आक्रोश अपना काम खत्म कर अपने ग्रुप के साथ पार्किंग में आया, लेकिन जैसे ही उन सब की नज़र आक्रोश की कार पर गई वो चारों डर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि आक्रोश को अपनी गाड़ी से कितना प्यार है, लेकिन फिर भी किसी ने ऐसी हरकत की। वहीं आक्रोश की नज़र भी अपनी गाड़ी पर गई जहां पर लिपस्टिक से अलग अलग ड्राइंग बनी हुई थी। रोहित डरते हुए बोला, अब ये किसने किया होगा? अंशुमन बोला, किसने सोए हुए शेर को जगा दिया? कीर्ति बोली, अब तो उसकी साहमत आना पक्की है। कशिश बोली, अब उस शख्स को कोई नहीं बचा पाएगा। आक्रोश अपनी लाल गुस्से वाली आंखों से अपनी कार को घूर रहा था, जैसे इसमें से वो शख्स निकल आएगा जिसने ये हरकत की है। तभी उसकी नज़र फ्रंट मिरर पर लगे एक पेपर पर गई, जिसे देखकर उसने आगे बढ़कर वो पेपर उठा लिया। वहीं ये देखकर वो चारों भी देखने लगे कि ये क्या है। आक्रोश ने वो पेपर खोला और देखा, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, टुडे यू इंसल्टेड मी इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, सो आई टुक रिवेंज फॉर योर इंसल्ट। ये पढ़ते ही आक्रोश के सामने राहत का चेहरा आ गया, जिसे देखकर आक्रोश की गुस्से से मुट्ठी भींच गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसने गुस्से से जोर से मुक्का अपनी कार पर मारा, जिससे उसके कांच बिखरकर चूर चूर हो गए। वहीं वो चारों डर गए। आक्रोश सरदे मगर गुस्से वाली आवाज में बोला, आई विल किल यू राहत मेहरा। ये सुनकर वो चारों चौंक गए कि क्या ये सब राहत ने किया है, लेकिन क्यों अंशुमन भी अपनी बहन के लिए डर गया। उसने जल्दी से वो पेपर लिया और जो पढ़ा उसे देखकर वो भी चौंक गया, क्योंकि उसमें जो लिखा था वो राहत की हैंडराइटिंग में ही या, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया था। क्या उसे राहत से बात करनी चाहिए, लेकिन वो तो उससे इतनी फ्री होकर बात नहीं करती जो ये सब बताएगी। अब उसे क्या करना चाहिए? वही कीर्ति गुस्से से बोली, इस लड़की की इतनी मजाल, उसे तो छोड़ूंगी नहीं। कशिश भी गुस्से से बोली, आज तो इस लड़की ने हद पार कर दी है। रोहित बोला, सीरियसली लगा नहीं था कि ये इतनी डेयरिंग होगी कि सीधा आक्रोश की कार खराब कर देगी। आक्रोश ने उसे गुस्से से पुरा, जिससे वो सब चुप हो गए। आक्रोश ने एक नज़र अपनी कार को देखा और गुस्से से अपनी गर्दन टेढ़ी मेढ़ी करने लगा। ये देखकर वो सब डर रहे थे। उसकी ऐसी हरकतें खतरे की घंटी होती थी। आक्रोश के आगे कारें आकर रुकी। एक गार्ड ने गेट खोला तो वो उसमें बैठकर वहां से निकल गया। वहीं वो चारों उसे देखते रह गए, क्योंकि उनकी इतनी मजाल नहीं थी कि गुस्से में उसके साथ रह सके। उसे जाते देखकर वो चारों भी अपनी अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गए। उन सब के जाने के बाद एक कार के पीछे से एक साया बाहर निकला और ये सब देखकर शैतानी तरीके से बोला, अब तुम्हें आक्रोश सिंह राणा से कौन बचाएगा? राहत मेहरा, बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है। ये बोलकर वो हंसने लगा और हंसते हुए ही वहां से गायब हो गया। कपूर्सविला, रात 8 बजे। राहत आराम से अपने रूम में बैठी हुई कुछ सोच रही थी। वहीं उसके सामने बैठी हुई लैला उसे देखकर बोली, राहत आप क्या सोच रही हो?
राहत उसे देखकर बोली, लैला हम सोच रहे हैं सबकी लाइफ कैसे सही करे। लैला बोली, मतलब? राहत उसे देखकर बोली, ओह लैला, एक तो आपको हर बात का मतलब समझाना पड़ता है, फिर उसे देखकर जादू से आपने सामने एक बड़ा सा व्हाइट बोर्ड आ गया। वो उस पर कुछ लिखते हुए बोली, ये देखो हम समझाते हैं। लैला भी बोर्ड की तरफ देखने लगी। राहत बोर्ड पर नाम लिखते हुए बोली, ये देखो हमारा पहला मिशन। लैला उसे देखकर बोली, लेकिन ये तो प्रोफेसर धमान का नाम है। राहत सर पर हाथ मारते हुए बोली, यही हमारा पहला मिशन है। हमें सबसे पहले हीरो की लाइफ में हीरोइन की अहमियत बनानी होगी, उनके बीच की गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी। लैला बोली, ओह लेकिन उनकी हीरोइन कौन है? राहत बोली, वो तो हम कल बताएंगे, बस हम जैसा आपको कल बोले आपको वो करना होगा। लैला बोली, ठीक है। राहत कुछ बोलती तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ, जिससे राहत हड़बड़ा गई और बोली, ओही बाबा, मम्मा आ गई, जल्दी से ये छुपाऊं। ये बोलकर उसने उस बोर्ड को फिर से गायब कर दिया और लैला वो खुद ही गायब हो गई। ये देखकर राहत ने गहरी सांस ली और गेट खोला तो सामने रागिनी जी खड़ी थी। वो उसे देखते ही फिक्र से बोली, प्रिंसेस आप गेट क्यों नहीं खोल रहे थे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? राहत ये सुनकर बोली, मम्मा हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें क्या हुआ है? रागिनी जी उसे देखकर बोली, तो गेट क्यों नहीं खोल रही जी? राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, बाथरूम में थे। रागिनी जी ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, अच्छा अब बोलो डिनर रेडी है? राहत ये सुनकर सीधे नीचे की तरफ भाग गई। वहीं ये देखकर रागिनी जी बोली, इस लड़की को खाने के सिवा कुछ नहीं दिखता है। ये बोलकर वो भी पीछे पीछे चली